हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो मर चुका था, जिसके बाद हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो अपने आप को आईने के अंदर देखते हुए कहने लगता है ये मेरी बॉडी नहीं है, आखिरकार क्या चल रहा है। और वो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था। वो कहता है कि मैं आखिरकार जो सी इगुना है उसके अंदर टर्न कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद जो नरेटर था हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताने लगता है। वह बंदा बताता है मेरा नाम चेंचू है, जो कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। साथ ही में वो एक रेंटिंग अपार्टमेंट में रहा करता है, क्योंकि उसे स्कूल के जो डोर्म्स होते हैं उनके अंदर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसे जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि उनके जो वेरिएंट्स कलर होते हैं उन पे उसे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आता है। ऐसे ही वो एक न्यू पेट जो होती है स्टोर थी उसे देखने के लिए चला जाता है, जो कि बहुत सारे न्यू एग्जॉस्ट पेट से भरी हुई थी। उसी कारण से हमें देखते हैं जो इगुना नाम का एक क्रिएचर था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है अचानक से। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वह अपने मोबाइल से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस वजह से वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो देख पाता है कि वो उस लिजार्ड की बॉडी मतलब कि इगुना की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। वो जैसे ही अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा था वह उस क्रिएचर की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता था। वो सोचने लगता है क्या ये मेरी गोल्डन फिंगर हो सकती है जो मैं अभी नोवेल में देखा करता था, और क्या ये मेरा समय आ चुका है जब मेरी जो हीरो जर्नी है वो चालू होने वाली है। लेकिन वो सोचने लगता है कि वो इगुना जैसी बॉडी के साथ आखिरकार क्या कर सकता है। क्या उसे लाइव स्ट्रीम करने के बाद जो शो है उसे करने के बाद, क्योंकि मेरा जो लिजार्ड है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, मैं उससे पैसे कमा सकता हूँ। या फिर जो सी के अंदर बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, जो फ्रेश प्लांट पाए जाते हैं, उन्हें सेल करके भी मैं पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन उसे तुरंत ही यकीन हो जाता है कि वो एक मेन कैरेक्टर के लेवल का बंदा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहने लगता है अदर पीपल्स जब अपनी चीट को हासिल कर लेते हैं वो या तो पावरफुल विलन होते हैं या तो उनका जो सिस्टम होता है उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिससे वो पावरफुल बन सके। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी जो पावर है वो मौजूद नहीं है। मेरे पास सिर्फ जो एक लिटिल लिजार्ड है वो मौजूद है। हम देखते हैं उन दोनों को ही तभी भूख लगे आती है और जैसे ही रात भी हो जाती है वो कहने लगता है मुझे आज काफी ज्यादा जोरों से भूख लगी है। ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर एक दिन से ज्यादा हो चुका है जब से मैं बेहोश हो चुका था। और वो सोचने लगता है मुझे नहीं पता जो सी इगुना है आखिरकार वो क्या खाता होगा, लेकिन वो समझ जाता है जैसे कि वो एक लिजार्ड है, उसे मीट जरूर से पसंद होगा। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर चैन होता है वो तुरंत ही बहुत सारी चीजों को बना देता है। जो सी इगुना था वो इससे काफी ज्यादा खुश था और जो सी लिजार्ड था उसे खाने लगता है। हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता था कि तुम मीट को खाने के बाद काफी ज्यादा खुश होने वाले हो, लेकिन तभी हमारा एमसी के सामने जो सिस्टम विंडो होती है वो पॉपअप हो जाती है, जिसमें बताते हैं कि ईटिंग करने के बाद यहाँ पर उसे 5 एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाते हैं, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन थी उसे 0.5 तक बढ़ा देती है। उससे वो काफी ज्यादा शौक था और कहने लगता है आखिरकार क्या है। तभी वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है वेट जरा रुको, जो लिजार्ड था वो मेरी चीट नहीं होने वाली है, लेकिन एक्चुअली में मेरी जो चीट है वो सिस्टम है। वो उस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी उसे अपनी फादर की बातें याद आने लगती हैं। उसका फादर कहता है अगर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम अपनी फाउंडेशन को भी नहीं बना पाओगे और आखिरकार जो नई नई चीजें हैं उसे कैसे सीख पाओगे। जो उसका फादर था उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराता है। वो बताता है कि तुम्हारे जो पावर की फोर्स होती है वो तुम्हारे पैर से कंट्रोल होती है, जिसके बाद वो तुम्हारे पेट तक आती है। इसीलिए तुम्हें अपनी जो नींव है उसे मजबूत करना होगा, अदरवाइज तुम अपनी जो पावर है उसे एक अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। वो बताता है कि तुम्हारा जो फाइटिंग का फॉर्म है वो भी सही होना चाहिए, साथ ही में तुम्हारे जो बोन्स और फिंगर्स हैं वो भी यहाँ पर सही होनी चाहिए। लेकिन हमारा एमसी काफी ज्यादा छोटा होता है, उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो कहता है डैड मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मैं क्या यहाँ पर ब्रेक नहीं ले सकता। लेकिन उसका फादर कहता है नहीं, आधे में ही छोड़ देना, एक जो कावर्ड की निशानी होती है। तो उसका जो लड़का था मतलब कि मेन एमसी होता है वो कहने लगता है मैं कभी भी कावर्ड नहीं बनना चाहता। वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है, काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता है और उसे इसमें काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। वो ऐसे ही एक बार गिर चुका था। उसका फादर कहने लगता है तुम्हें उठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस चीज को सोचते हो कि कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर तुम यहाँ पर बढ़ते हो और गिरते हो तो तुम्हें खुद से ही यहाँ पर उठना होगा। ऐसे ही टाइम बीत जाता है। जो उसका फादर था वो उसे एक डिब्बे के अंदर उसकी जो सारी बिलोंगिंग्स होता है वो दे देता है। साथ ही में कहता है मुझे एक लॉन्ग ट्रिप की जरूरत है और इसके बाद की जो जर्नी है वो हमेशा ही तुम्हें अकेले अपने दम पर लड़नी होगी। उसका जो लकी एमसी था वो रोने लगता है और कहता है रिमेंबर तुम अपने मार्शल आर्ट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें अपने सारे काम के साथ साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी करनी होगी। अगर तुम स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं रहोगे तो जो आउटसाइडर वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा खराब है, उसमें तुम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो जो एमसी था वो रोते हुए अपने फादर से कहने लगता है डैड आखिरकार मैं तुमको अगर फाइंड करना चाहूँ तो कैसे फाइंड करना पाऊंगा। तो उसका डैड उससे कहने लगता है जब तुम ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंच जाओगे तब तुम मुझे फाइंड कर सकते हो। लेकिन वो फिर भी कहता है शायद उस वक्त तक मैं यहाँ पर नहीं बचा रहूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। हम वापस आ जाते हैं। वो अपने डैड की फोटो को देखते हुए कहने लगता है डेकेड बीत चुका है और मुझे नहीं पता जो फादर है वो कहाँ पर होंगे। जो लिजार्ड था उसने इतने देर में सारा खाना खा लिया था। एमसी कहने लगता है ये लिटिल गाय तो काफी ज्यादा जल्दी खा लेता है। तभी यहाँ पर उसे काफी ज्यादा शॉक्ड होता है एक चीज को देखने के बाद। जो लिजार्ड था उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी मतलब की बॉडी होती है वो थोड़ा चेंज करने लगेगी और वो थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर एक सिर्फ अपना छलावा लग रहा था। तभी सिस्टम उसे बताता है इस खाना को खाने के कारण उसे यहाँ पर 15 पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि एवोल्यूशन पॉइंट होते हैं, जिसके बाद
बाद वो आईने में देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने एब्स को देखता है, उसकी जो बॉडी थी वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड हो चुकी थी और वो समझ सकता है कि जो इग्नांग यहाँ पर खाने के बाद जो पॉइंट रिसीव करता है वो मेरे लिए भी रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हमारा जो क्रिएचर है वो लेवल अप होते रहेगा, वो स्ट्रॉन्गर होते रहेगा, हमारा एमसी की जो बॉडी है उसकी पावर भी बढ़ते ही रहेगी। वो समझ जाता है कि उसे इसे काफी ज्यादा जल्दी यहाँ पर इवॉल्व करना होगा और इसके लिए उसे और भी ज्यादा पॉइंट की जरूरत है। परहैप्स यहाँ पर मैंने जो सपने में देखा था, जो बेहमोथ था, बहुत ही बड़ा क्रिएचर, वो इसके जरिए शायद सच भी हो सकता है और मैं एक्चुअली में यहाँ पर एक रियल ग्रैंड मास्टर रिल्म का मास्टर बन सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो सामान को लेने के लिए मार्केट में आ जाता है और सभी मार्केट में चेक करने के बाद अच्छा सा सामान लेने के बाद उन्हें पैक करा लेता है और घर पहुंच जाता है। हम देखते हैं उसने काफी ज्यादा खाना यहाँ पर इगुना को खाने के लिए बना लिया था, क्योंकि वो सोचता है कि जितना ज्यादा यहाँ पर इगुना खाना को खाएगा उतना ही ज्यादा जल्दी वो मार्शल आर्ट मास्टर बन पाएगा। इगुना भी उस खाने को देखने के कारण काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो सारे खाने को खत्म कर देता है। एमसी सोचने लगता है कि जो पोर्क का टेस्ट था वो मुझे भी यहाँ पर महसूस हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा था और इसी कारण से मुझे अगली बार से जो खाने का ध्यान है वो काफी ज्यादा रखना होगा। हम देखते हैं जो इगुना था वो काफी ज्यादा रेस्ट करने लगता है और हमारा जो एमसी था वो अपने मार्शल आर्ट रूम में आ जाता है और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने लगता है। वो देख पाता है उसकी जो बॉडी की पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ऐसे ही प्रैक्टिस करने के कारण सिस्टम उसे बताता है कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होती है वो इंक्रीज होती जा रही है। वो बताता है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन है इम्प्रूव होने के कारण मेरी ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा फास्ट तरीके से प्रोग्रेस करती जा रही है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और जब से हम देख रहे थे एमसी हमारा प्रैक्टिस ही करता जा रहा है। उसे फीलिंग होने लगती है कि वो धीरे धीरे ट्रेनिंग करने के कारण काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी बनता जा रहा है और उसे इसमें काफी ज्यादा अमेजिंग फीलिंग आ रही है। वो सोचने लगता है कि मेरी पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी कारण से वो पंचिंग बैग पर अपने एक किक करता है, जिस कारण से वो पूरे बैग को यहाँ पर हवा में फेंक देता है। उसकी पावर जो थी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कहने लगता है यहाँ पर मार्शल आर्ट मास्टर के पर्सपेक्टिव से राइट नाउ मुझे यहाँ पर पीक ऑफ मिंग रिल्म पर हो जाना चाहिए। जिसके बाद उसे याद आने लगता है उसके फादर ने उसे बताया था कि जो रिल्म होती है मार्शल आर्ट मास्टर के उन्हें इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जो कि पहले मिंग, डार्क और ट्रांसफॉर्मेशन रिल्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो पीक ऑफ मिंग रिल्म होती है वो टॉप नॉच फाइटर्स होते हैं जो अकेले के दम पर ही यहाँ पर 10 लोगों को अकेला सामना कर सकते हैं और जो डार्क रिल्म के मास्टर्स होते हैं वो अकेले ही 100 लोग को अकेले यहाँ पर अपने दम पर हरा सकते हैं और जो कि यूजुअली एक हिडन फैमिली जो लेजेंडरी फैमिली होती है उनमें पाए जाते हैं। और इन द एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन रिल्म के बंदे होते हैं वो अकेले ही अपनी पावर के जरिए थाउजेंड्स ऑफ मैन को अकेले हरा सकते हैं, जो कि ग्रैंड मास्टर रिकॉर्ड में बताया गया है। और वो पहले बहुत ही ज्यादा रेयर मॉडर्न टाइम में नहीं पाए जाते, लेकिन पहले के टाइम में वो काफी ज्यादा पाए जाते थे। उनकी पावर बहुत ही ज्यादा होती थी और साथ ही में जो ट्रांसफॉर्मेशन रिल्म पे के जो बंदा आ जाता है उनके पास एक जो बॉडी होती है वो अनब्रेकेबल बॉडी होती है। लेकिन इस चीज को कभी भी किसी ने रियल लाइफ में नहीं देखा, इसे सिर्फ ओनली एंशिएंट टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है। तभी जो हमारा एमसी था वो अपने फादर से कहने लगता है, डैड तो आखिरकार आप किस रिल्म पर मौजूद हैं। उसका फादर थोड़ा निराश होता है और कहता है पहले मैं यहाँ पर जो डार्क रिल्म है उस पर पहुंच चुका था एज फॉर व्हाट हैपेंड। लेकिन उसका जो बच्चा होता है मतलब कि एमसी था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है डैड तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, क्या आप भी यहाँ पर जो लेजेंडरी फैमिलीज है उससे बिलोंग करते हो। तभी उसका जो फादर था वो थोड़ा शांत सा हो जाता है और कहने लगता है फैमिलीज मैं तो बस यहाँ पर लाउतियान से बिलोंग करता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एक कमरे के अंदर जो इगुना था वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और जो कि काफी ज्यादा बड़ा भी हो चुका था और एमसी कहने लगता है एक और मील की जरूरत है और ऑलरेडी वो इवॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएगा और तुम मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना। हम देखते हैं वो उसे काफी ज्यादा खाना खिलाता है और उसके जो एवोल्यूशन पॉइंट होते हैं जो इवॉल्व करने के लिए पूरे हो जाते हैं और ये टाइम आ चुका था इवॉल्व करने के लिए। हमारा एमसी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था चीजों को देखने के लिए और इगुना भी इवॉल्व होने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं इसी के साथ इगुना की बॉडी और जो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी होती है इवॉल्व होने के कारण दोनों की बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होता है। दोनों को ये जो दर्द था वो सहन नहीं हो रहा था। इगुना काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है और काफी ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करते हुए पूरे रूम की जो चीजें थी उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। जो इवोल्यूशन की प्रोसेस थी वो कुछ ही टाइम यहाँ पर चलती है। जिसके बाद हम एमसी को देखते हैं वो काफी ज्यादा दर्द के कारण यहाँ पर अब चैन की सांस ले रहा था, क्योंकि जो इवोल्यूशन था वो पूरा हो चुका था। लेकिन वो फिर भी कहता है आखिरकार ये क्या था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था जो इवोल्यूशन था वो इतना ज्यादा दर्द करने वाला है। लेकिन तभी वो लिजार्ड को देखता है जो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो कहता है चलो हम यहाँ पर देखते हैं तुम्हारी जो पावर है वो इवॉल्व होने के बाद कितनी बढ़ चुकी है। तो जो लिजार्ड था वो अपने यहाँ पर टेल की मदद से पंचिंग बैग के ऊपर अटैक करता है। इस कारण से पूरी बिल्डिंग यहाँ पर कांपने लगती है। एमसी कहता है कि जो इगुना है वो इवॉल्व होने के कारण उसकी पावर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है
और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफी ज्यादा पावर आ जाती है। और उस चीज को देखने के बाद एमसी कहने लगता है मैंने कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि जो क्लोन है उसकी बॉडी इवॉल्व करने के कारण मेरी जो मेन बॉडी फिजिक्स है और उसके एट्रीब्यूट है वो सारे यहाँ पर ग्रोथ में डबल हो जाएंगे। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, मेरी जो पावर है वो एक ही बार में पूरी डबल हो चुकी है। और वो सोचने लगता है मुझे नहीं पता ये डबल इसलिए हो चुकी होगी क्योंकि मेरी जो पावर है वो अभी यहाँ पर करंट बहुत ही ज्यादा कम है, और क्या फिर हर बार जब मेरा जो क्लोन है वो इवॉल्व करेगा तो मेरी पावर भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डबल हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा और इसी पेस से जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रही तो यहाँ पर बहुत दिन दूर नहीं जब मैं यहाँ पर एक टेरिफाइंग काइंड का बीइंग बन चुका हूँ। और हम देखते हैं उसका जो रूम था वो पूरी तरीके से मैस हो चुका था। वो कहता है अगर हम ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के स्टैंडर्ड से समझे तो मैं अभी ओनली यहाँ पर डार्क रेलम पर पहुंचा हूँ और मेरे ट्रेड को अनलॉक करने के कारण मैं एक्सटर्नल एनर्जी को भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहता है तो यहाँ पर मैं ऑफिशियली अपनी मार्शल आर्ट के जो एक्सपर्ट जनरल है उसे यहाँ पर चालू कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ट्रेनिंग के साथ जो 100 पॉइंट स्किल एक्सपीरियंस होते हैं वो एक दिन में मेरी लिमिट है। इसी कारण से मुझे इंप्रूवमेंट लाने के लिए कुछ ना कुछ और करना होगा और उसे अपनी बॉडी को बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए सी इगुना के ऊपर रिलाई करना होगा। जो इगुना था वो अभी भी यहाँ पर कमरे को तहस महस कर रहा था। हमारा एमसी देखता है और वो देखते हुए काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जो इगुना था वो भी उसी की तरह की जो एक्सटर्नल एनर्जी है उसे यूज कर सकता है, मतलब कि जो एक बीस्ट है मार्शल आर्ट को यूज कर सकता है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई आ जाता है जो जोरों से यहाँ पर थड़बड़ा रहा था। हमारा एमसी यहाँ पर उसके पास पहुंचने लगता है। हम देखते हैं गेट के बाहर एक जो मस्कुलर बंदा था वो बहुत ही गुस्से में दरवाजे को ठोकते जा रहा था। एमसी जैसे ही कमरे को खुलता है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। एमसी कहता है आखिरकार तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। जो बंदा था वो काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि एमसी के अंदर से जो एक्सटर्नल एनर्जी रिलीज हो रही थी वो उसे काफी ज्यादा यहाँ पर टेरिफाइंग लग रही थी। उसे खड़े खड़े पसीने आने लगते हैं। वो कहने लगता है आखिरकार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो मुझे एक ऐसी फीलिंग दे रहा है कि वो मुझे एक सेकंड के अंदर ही क्रैश कर सकता है। तो इस वजह से उस बंदे के जो एक्सप्रेशन थे वो तुरंत ही बदल जाते हैं। वो कहने लगता है लेटली यहाँ पर मुझे लगा अपस्टेयर से कुछ आवाज आ रही थी इसीलिए मैं बस चेक करने के लिए आया था। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर कोई भी ट्रेवल क्रिएट करने के लिए नहीं आया था। क्या तुम्हारे प्लेस पे जो रेनोवेशन का काम है वो चल रहा है। तो हमारा एमसी कहता है सॉरी लेकिन हमारे यहाँ पर कोई भी रेनोवेशन का काम नहीं चल रहा है, वो तो बस मैं ट्रेनिंग कर रहा था लेटली और मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि इतना ज्यादा साउंड हो चुका है। तो वो बंदा यहाँ पर हिचकिचाते हुए कहने लगता है ट्रेनिंग आखिरकार इस तरीके की जो ट्रेनिंग है यहाँ पर कौन करता है जो पूरी बिल्डिंग में अर्थक्वेक को ला कर रख सकता है। वो उस कमरे के अंदर झांक के देखने लगता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जो रूम की हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वहां से डर कर जाने लगता है। वो कहने लगता है यहाँ पर कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जाते हुए कहता है कि तुम्हें अपने जो ट्रेनिंग की मेथड है उसे थोड़ा बदल लेना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें कोई अलग सी जो क्वार्टर है उसे हायर कर लेना चाहिए अपने ट्रेनिंग के लिए। और वो वहां से इतना कहते हुए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो इगुना था वो भी वहां पर आ जाता है। उसकी हालत मतलब कि जो उसकी साइज थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और हम देखते हैं जो हमारा एमसी चैन होता है वो अपने कमरे की हालत को काफी ज्यादा खराब पाता है और सोचने लगता है जो सी इग्नो का क्लोन है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसे घर के अंदर रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसी कारण से मुझे इस क्लोन को सी के अंदर छोड़ देना चाहिए। वो ऐसा ही करता है। वो सी इग्नो को लेकर समुद्र के पास आ जाता है और उसे समुद्र के अंदर छोड़ भी देता है। साथ ही अपनी माइंड कंट्रोलिंग पावर की मदद से वो समुद्र के अंदर सारी चीजों को देख पा रहा था। उसने अपने जो सारे सेंस हैं उन्हें एक्टिवेट कर लिया था और वो बताता है उसकी करंट एक्सटर्नल एनर्जी सेंस के कारण वो अभी 10 मीटर की रेडियस अपने आजू बाजू महसूस कर सकता है। तभी उसकी नजर यहाँ पर एक फिश पर पड़ जाती है जिसकी आंखें यहाँ पर 5 होती हैं। वो कहता है ये तो एक म्यूटेटेड फिश लग रही है और मुझे लगता है इसी को सबसे पहले टारगेट बनाना चाहिए। वो पानी में बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ यहाँ पर उसी फिश के पास जाने लगता है, लेकिन जो फिश थी वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन जो इगुना था वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो इगुना था उस पर अटैक करने के कारण उसे खा देता है। इस वजह से एमसी को यहाँ पर 10 एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाते हैं और उसकी जो फिजिक्स थी वो प्लस पॉइंट से बढ़ जाती है। लेकिन जो पॉइंट थे वो काफी ज्यादा कम थे। एमसी सोचने लगता है एक बार एवोल्यूशन के बाद जो खाने के बाद मुझे प्रोवाइड एवोल्यूशन पॉइंट हो रहे हैं वो काफी कम हो चुके थे, लेकिन एक जो म्यूटेटेड फिश है वो मुझे एक्चुअली में 10 पॉइंट दे सकती है। और अगर मैं सोचूं तो इस तरीके के जो म्यूटेटेड क्रिएचर हैं वो ओशियन में अपीयर होना चालू हो गए और जो रिसेंट न्यूज में बताया जा रहा है इसको देखकर तो यही लगता है जो दुनिया है उसमें जो पीसफुल एरा था वो खत्म होने वाला है। तभी हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद एमसी ने बहुत ज्यादा यहाँ पर जो फिजिक्स थी उन्हें खा लिया था और सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारा जो क्लोन है ऑलरेडी यहाँ पर डेली 100 एवोल्यूशन के पॉइंट पर पहुंच चुका है। इसके बाद तुम और भी ज्यादा पॉइंट को गेन नहीं कर सकते। एमसी था वो ओशियन में घूमने लगता है और बताता है ह्यूमन आइस में जो ओशियन होता है रात के समय काफी ज्यादा कोल्ड और पिच ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन सी इगुना के क्लोन की आइस की मदद से जो अंडर वाटर वर्ल्ड होता है वो काफी ज्यादा कलरफुल और वेरिएंट दिखाई देता है। ये तो वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत है। वो कहने लगता है कि जो सी इगुना है वो पानी के अंदर काफी ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन जैसे कि उसके पास गिल्स नहीं है वो इतने ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं रुक सकता। उसे सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा, इसलिए मुझे एक सरफेस को ढूंढना होगा जो मुझे हर वक्त काम आने वाली है। जिसके बाद उसे एक प्लेस दिखाई जाती है जो केव टाइप की होती है। वो उसी के अंदर आ जाता है जहाँ पर जो पानी था वो नहीं पहुंच पा रहा था। उसने लगता है ये स्पॉट उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा है और जो सी इगुना का
क्लोन है वो यही रेस्ट करने के लिए आने लगता है। हम देखते हैं जो एमसी था क्लोन से कनेक्शन को कट कर देता है, जैसे कि सेयुगिना का जो क्लोन था वो सेटल्ड हो चुका था। अब वो हमारा एमसी वापस आने लगता है, लेकिन यहाँ पर रास्ते में उसे एक घर दिखाई देता है और वो सोचने लगता है इस जैसी प्लेस पर आखिरकार एक्चुअली में कोई रहता है। तभी उसी कमरे के मतलब की जो घर था उसके अंदर से हेल्प की आवाज आने लगती है। एमसी यहाँ पर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं रुकता और आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कुछ लोग दरवाजे से उसी को देख रहे थे, उन्हें पता चल जाता है जो कार है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुकी। जिसके बाद हमें दिखाते हैं जो 3 बंदे होते हैं उन्होंने एक लड़की को पकड़ के रखा था। जो लड़की थी वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी और रो रही थी। एक बंदा उसके मुंह को पकड़े हुए था। अभी जो ब्लैंड मैन था वहां पर आ जाता है और अपने एक बंदे को मारते हुए कहने लगता है तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, क्या मैंने यहाँ पर तुम्हें इसे नजर रखने के लिए नहीं कहा था? अगर किसी को इस बारे में पता चल जाता तो ये काफी ज्यादा बुरा होने वाला था और तुमने तो बिल्कुल नोटिस भी नहीं किया। जो उसके मुंह में जो कपड़ा अड़ा हुआ था वो निकल चुका था। तभी जो पिटा हुआ बंदा था वो कहने लगता है बॉस ये काफी ज्यादा डार्क था, यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दिया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जो लड़की थी वो काफी ज्यादा घबराई हुई थी। जो बंदा था वो लड़की के पास चला जाता है और कहता है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए और बिहेव करने की जरूरत है, अदरवाइज मैं मेरे जो बंदे हैं उन्हें आज काफी ज्यादा मजा चखाने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ पर इसे फील कर पाओगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो एमसी था वो अभी गया नहीं था, वो वहाँ पर आ जाता है और अपने एनर्जी सेंसेस को एक्टिवेट करने के कारण वो घर के अंदर सारी चीजों को देख पा रहा था कि 3 अंदर जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर उनके पास जो नाइफ्स वेपन है वो भी मौजूद है। 2 लोग पार्टी कर रहे हैं, एक लड़की जिसे बांध रखा है और वो काफी ज्यादा घबराई हुई है और एक बंदा अपने मोबाइल को चला रहा है। वो तुरंत ही समझ जाता है ये किडनैपिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो 3 लोग मौजूद हैं उनके पास नाइफ्स ही मौजूद हैं और ये मेरे लिए अच्छा होने वाला है कि मैं जितने ज्यादा जल्दी इनके साथ डील कर लूं। हम देखते हैं वो अपनी पावर का यूज करता है। एनर्जी को गैदर करने के बाद यहाँ पर सीधे ही दरवाजे तोड़कर जो टेबल पर लोग बैठे हुए थे उनके पास पहुंच जाता है। वो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा एमसी एक बंदे को तो तुरंत ही यहाँ पर खत्म कर देता है। तभी जो ब्लेड मैन था अपने नाइफ्स की मदद से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे भी बड़ी आसानी से यहाँ पर डिफीट कर देता है। तभी हम देखते हैं जो बंदा था वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है, लेकिन एक बंदा जो पहले मोबाइल चला रहा था वो बड़े आसानी से उसे पकड़ लेता है और ये जो बंदा था वो दोनों ही बंदे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। हम देखते हैं वो अपने मार्शल आर्ट की पोजीशन में आने लगता है। वो बताता है मेरा नाम यू बांग है और वह निंग फू फिश टेक्निक को यूज करता है। वो साथ ही में कहता है कि तुम किस फिश टेक्निक को यूज करते हो। तो हमारा एमसी चैन चू भी बताने लगता है मैं लाओ तुआन 8 एक्सट्रीमिस्ट बॉक्सिंग को यूज करता हूँ। और हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो बांग था वो पहले मूव को करता है, लेकिन हमारा एमसी बड़ी आसानी से उसके अटैक को यहाँ पर रोक लेता है। जिसके बाद वो भी बांग के ऊपर अपनी किक को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन बांग उसकी किक को रोक लेता है और तुरंत ही हमारा एमसी के ऊपर अपनी सेकंड मूव को यूज कर देता है। एमसी उसे डॉज करता है और समझ जाता है ये बंदा कोई मामूली नहीं है, ये एक एक्सपर्ट है। इसके बाद जो बांग था वो एमसी को फिर से अटैक करने के लिए चला जा रहा था और हम देखते हैं एमसी उसे डॉज करने के बाद उसे काउंटर अटैक कर काफी ज्यादा दूर धकेल देता है। लेकिन जो बांग था वो अभी भी मुस्कुराए जा रहा था और कहता है ये फाइट जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि माउंटेन के नीचे आने के कारण मुझे इस जैसा एक बंदा यहाँ पर रियल लाइफ में जो बंदा यहाँ पर लाओ तुआन के 8 एक्सट्रीमिस्ट टेक्निक को यूज कर सकता है। जो आयरन माउंटेन पाम होती है अल्टीमेट मूव एक एक्सट्रीमिस्ट टेक्निक है, वो अपनी रेपुटेशन को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से डिजर्व करती है। इसकी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन एमसी कहने लगता है ये काफी ज्यादा यहाँ पर सेम की बात। लेकिन जो बांग था उसे समझ नहीं आता। वो कहने लगता है सेम आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब। तो चैन कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम जैसे एक ठग को यहाँ पर मिलने वाला हूँ जो कि अपनी टेक्निक में सिर्फ यहाँ पर आधा ही डिसेंट है। ये कितने ज्यादा यहाँ पर सेम की बात है कि जो डिसाइपल योगांग फिश टेक्निक का है वो इतनी ज्यादा गंदे पाथ पर चला जा चुका है। जो बांग था वो हंस रहा था और कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा हाई और माइटी क्यों बन रहे हो, तुम एक बस स्टूडेंट हो जो यहाँ पर नहीं जानता क्या चीज उसके लिए अच्छी है और क्या चीज बुरी है। मैं सिर्फ एक ही चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ, जो कि मैंने माउंटेन को छोड़ने के बाद इस दुनिया में आया था, जब मुझे पता चला था कि अगर तुम्हें यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो तुम्हें वो हर चीज करनी पड़ेगी जो तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर के बलबूते पर कर सकते हो। और वो अपने एमसी के ऊपर एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी अपने किक की मदद से उसे काफी ज्यादा दूर धकेल देता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एमसी सोचने लगता है जो बैटल होती है मास्टर के बिटवीन में वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। जो प्रेशर था यहाँ पर मैंने इस फाइट के दौरान झेला है वो मेरी मसल्स के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर था, जैसे कि कई ज्यादा मैंस यहाँ पर एक साथ मेरी मसल्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। और ये काफी ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि मेरी जो मसल्स के ऊपर और जो मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर मेरा कंट्रोल है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा बिगड़ भी सकती थी अगर जो तीनों ही लोग हैं वो अपनी अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक को जानते होंगे, लेकिन अभी तक मैंने अपनी कंट्रोल के ऊपर कुछ न कुछ मास्टरिंग तो करके रखी है, ये अच्छी बात है। तभी उसकी नजर लड़की पर पड़ जाती है जो यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह में कपड़ा होने के कारण वो कुछ नहीं कह पा रही थी। एमसी उसकी रस्सी को खोल देता है, लड़की रोते हुए एमसी को गले लगा लेती है। एमसी कहता है डरने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर आजाद हो। जो लड़की थी वो रोते हुए थैंक यू कहने लगती है। वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। एमसी यहाँ पर फोन को देते हुए कहने लगता है तुम अपने आंसू को यहाँ पर पहुंच लो और तुम मेरे जाने के बाद पुलिस को भी कॉल कर सकते हो, लेकिन इस चीज में मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। वो बोलताने लगता है अगर पुलिस तुम्हें मेरे बारे में पूछेगी तो तुम मुझसे कुछ
कुछ भी मत बताना, ये तुम उनसे कह देना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर अच्छे से नहीं देखा था और मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लड़की पहले एमसी को देखती रहती है और फिर कहती है चलो ठीक है, वो उसके लिए यहाँ पर मान जाती है। उसके बाद 10 मिनट होते हैं और पुलिस वहाँ पर आ जाती है, जो यहाँ पर सभी पूरे जो एरिया था उसे घेर लेती है। लेकिन जो एक पुलिस वाला था वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उनके आने से पहले जो सारे क्रिमिनल्स थे वो यहाँ पर मारे जा चुके थे। लड़की सिर्फ अकेली थी जो कि उसे किसी ने बांध नहीं रखा था। और सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें यहाँ पर पुलिस जो हेडक्वार्टर थे उनमें दिखाया जाता है। एक सिक्योरिटी एजेंसी की पुलिस जिसका नाम गोवन किंग होता है, वो कहने लगती है चीफ ड्यूटी आपने जो मेरे से इन्फॉर्मेशन मांगी थी मैं उसे लेकर आ चुकी हूँ। हम देखते हैं जो ऑफिस होता है वो ड्यूटी चीफ का होता है। जो लड़की थी वो बताने लगती है यहाँ पर हमें जो क्लियर फुटेज है उससे यहाँ पर ब्रोकन डोर की यहाँ पर जो आपने बताया था उसकी पावर काफी ज्यादा थी, और जो ब्रोकन डोर था वो इतनी आसानी से नहीं टूटना चाहिए था। ऐसा लगता है किसी ने उसे किक करके तोड़ा था, वो भी सामने की तरफ से। डोर यहाँ पर उड़ते हुए यहाँ पर 3 मीटर दूर तक जाकर गिरा था। जो फोर्स उसके लिए उसने यूज किया था वो कम से कम कुछ 1000 किलोग्राम के हिसाब से तो होना चाहिए था, लेकिन इतना ज्यादा फोर्स यहाँ पर एक बंदे को लगाना ये तो बिल्कुल ही इनह्यूमन दिखाई देता है। वो बताता है एमोंग जो किडनैपर्स थे उनमें से 2 मारे जा चुके हैं और एक यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच चुका है। ऐसा लगता है कि वो भी जिंदा नहीं बचने वाला है या फिर अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर सफर करने वाला है। और जो हॉस्टेज है उसके हिसाब से यहाँ पर एक पर्सन जो मास्क को लगाए हुआ था और रात में उसने कुछ अच्छे से नहीं देखा, तो वो उसकी पहचान को यहाँ पर नहीं कर सकती, ना ही वो बता सकती है कि वो उसके बंदा जो था वो किस तरीके से दिखाई देता था। जो डिप्टी चीफ था वो सोचने लगता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जो मोस्ट फोर्स होता है किंग ऑफ बॉक्सिंग की वो एक लेवल तक एक्सपर्ट कर सकते हैं, वो भी 100 किलोग्राम तक होता है जो मशीन पर टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर रियल लाइफ बॉक्सिंग में देखें तो हमें इतना ज्यादा जो फोर्स है वो बिल्कुल भी देखने को लिए नहीं मिलता है। जो लड़की होती है वो कहने लगती है यही बात तो यहाँ पर सच है कि जो उस बंदे की स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल भी ह्यूमन जैसी नहीं लग रही थी। हाल दो यहाँ पर जो स्ट्रेंजर थिंग है वो देखने के लिए मिलती जा रही जो दुनिया है शायद बदलने लगी है। तभी यहाँ पर काफी ज्यादा एक बड़ा स्ट्रोम उन्हें दिखाई देता है। पूरे आसमान में पूरी सिटी में यहाँ पर बिजली तड़क रही थी और सीन शिफ्ट हो जाता है। हम रिवर के पास में यहाँ पर देखते हैं कुछ लोग बोट से आते हैं और कार में हमारा एमसी भी उन्हीं को देखे जा रहा था। तभी 3 लोग उतरते हैं और एक बंदा कहने लगता है बॉस हमने बस अभी थोड़ी ही मनी को यहाँ पर कमाया है और ऑलरेडी हमने 1 मिलियन को खर्च कर दिया है, वो भी उस वूमन के तौर पर। आखिरकार आपको नहीं लगता कि ये हमारा बेस्ट ऑफ मनी हो चुका है। तभी उसके साइड में एक और मस्कुलर बंदा था, वो कहने लगता है राइट बॉस ये बिल्कुल की मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमें डिक्सिप संकनशिप के लिए इतने ज्यादा पैसे को खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं थी और हमने तो बस यहाँ पर 2 मिलियन से थोड़े ज्यादा ही कमाए हैं और हमने आधे पैसे को यहाँ पर अभी तक वेस्ट कर चुके हैं। तभी जो उनका बॉस था वो कहने लगता है तुम लोग यहाँ पर कितने शॉर्ट साइटेड बंदे हो और क्या तुम लोगों को पता है जो वूमन है वो कितनी ज्यादा काम की है और वो उस वूमन कौन है। और जैसे कि तुम पैसे की बात कर रहे हो वो हमारे लिए कोई भी इशू नहीं होने वाली अगर हमारे पास वो लड़की रही तो। जो दोनों बंदे थे वो हंसने लगते हैं और कहते हैं बॉस आप यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आप हमारे लिए कितना ज्यादा यहाँ पर सोचते हैं। तभी बॉस कहने लगता है उस बंदे से जो चश्मा लगाया हुआ था पूरा क्या तुमने जो बिजनेस को कंप्लीट कर लिया, मैंने तुम्हें जो कंपनी बनाने के लिए किया था क्या तुमने उसे कंप्लीट कर लिया। वो बताता है यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं बॉस, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक शिपिंग कंपनी को अरेंज कर लिया है और हमने यहाँ पर काफी ज्यादा हाई एंड ऑफिस को जो बिल्डिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है और साथ ही में बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑफिसर को भी हमने ज्वाइन कराया है और साथ ही में हमने कंपनी के अंदर यहाँ पर ब्रिटिश गर्ल जो सिक्योरिटी है और फ्रंट डेस्क पोजीशन के लिए हायर किया है। जैसा कि हमें पता था कि आपकी जो चीजें हैं किस तरीके से पसंद कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। जो बॉस था वो भी हंसने लगता है और कहता है मेरी जो अंडर वाटर ब्रीथिंग एबिलिटी है जो मैंने अवेकन की है उसके जरिए जब तक हमारी जो पोजीशन है यहाँ पर संकनशिप के अंदर हमारी जो कंपनी है वो अच्छी तरीके से चलती रहेगी। हमारे जो काम है उन्हें छुपाने के लिए तो जो सारे सी के अंदर के ट्रेजर हैं वो हमारे होने वाले हैं, जिसके बाद हमारे पास उतने ज्यादा पैसे होंगे जिन्हें हम कभी भी नहीं उड़ा पाएंगे। और तुम अगर हमें फॉलो क्लोजली और लॉयल्टी के साथ फॉलो करते हो तो तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अभी उन्हें किसी चीज की आवाज आने लगती है। हमारा एमसी यहाँ पर वहां पर आ चुका था। जो बॉस था वो कहने लगता है वहां पर कौन है। आगे जो एमसी होता है वो कहने लगता है मैंने पहले से भी बहुत ज्यादा तुम जैसे पार्वर्ड्स को देख रखा है, लेकिन उनमें से तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। जो उनका बॉस होता है वो अपने वेपन को निकाल लेता है और उसके साथ एमसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। वो कहता है कि तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है, लेकिन मुझे पता है कि तुम जैसे जो लोग होते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहते। लेकिन वो एमसी के ऊपर अटैक कर पाता, लेकिन उससे पहले एमसी यहाँ पर अपनी किक की मदद से उसे काफी ज्यादा जोरदार हिट करता है। अपने एक हाथ की मदद से उसे फिर से हवा में ले जाता है और फिर से एक जोरदार किक की मदद से उसे एक चट्टान के अंदर घुसेड़ देता है। जो उसके गैंग के मेंबर्स थे उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो मसलमैन था वो कहने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है। वो बताता है बॉस पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। जब से उन्होंने अपनी अब जो सुपर पावर है उसे अवेकन किया था वो अकेले ही 1v5 इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो 4 आई था वो उनसे कहता है कि हमें यहाँ पर भाग जाना चाहिए, लेकिन तभी वो दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। बॉस की जो हालत थी वो भी खराब हो चुकी थी। तभी एमसी कहता है जरा मेरी तरफ देखो। वो हमें बताता है कि वो अपनी माइंड कंट्रोल पावर को यहाँ पर टेस्ट करना चाहता था और साथ ही में वो बॉस के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है और आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। जो बॉस था वो सही में कंट्रोल हो जाता है। वो बताता है मेरा नाम जियांग चियोंगशो है और वो एक शिप कंपनी को ओन करता है जिसके अंदर वो लिविंग के लिए यहाँ पर स्मगलिंग करता है और 1 महीने पहले उसे सुपर पावर मिल जाती है जो कि यहाँ पर पानी के अंदर सांस लेने वाली थी। एमसी सोचने
उन्हें लगता है जो माइंड कंट्रोल है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा है और इस जरिए से यहाँ पर वो इस बंदे को अपने पपेट के जरिए कंट्रोल भी कर सकता है। आगे जो बॉस था वो बताता है कि वो संकन शिप को डेप्थ में ले जाता है और यहाँ पर ट्रेजर के बदले में एक्सचेंज करता है, जिस कारण से उसे काफी ज्यादा मनी मिल जाती है और जो रिस्क होक होते हैं वो उन जैसी रेयर चीजों के लिए उसे यहाँ पर मनचाहे पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जो पैसा होता है वो इसके जरिए काफी ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन तभी जो माइंड कंट्रोल था वो कैंसिल हो जाता है। जो बॉस था काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा था, उसके हाथ में जो दर्द था वो भी होने लगता है और साथ ही में वो अब हमारे एमसी को बॉस मानने लगा था, जैसे कि उसने उसकी मेमोरीज जो थी वो अल्टर कर दी थी। वो कहने लगता है बॉस यहाँ पर क्या हुआ, मेरे हाथ को यहाँ पर क्या हो चुका है। तो एमसी चेन बताने लगता है तुमने एक्सीडेंटली अपने हाथ को खुद ही से तोड़ दिया है। तो जो चेंग शाओ था, मतलब कि जो बॉस था उसका नाम चेंग शाओ है, तो उसे चेंग शाओ ही बुलाएंगे। वो कहने लगता है मुझे समझ में आ चुका है बॉस। हमारा एमसी सोचने लगता है कि जो माइंड कंट्रोलिंग का अफेक्ट है जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है, वो किसी की जजमेंट के ऊपर भी अफेक्ट कर सकता है। ये तो काफी ज्यादा अच्छी पावर है। तो आगे भाई चेंग शाओ से कहने लगता है तुम्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन हमें उससे पहले बोर्ड तक जाना होगा, फिर तुम रेस्ट कर सकते हो और बाकी की जो हमारी चीजें हैं उसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे इन दोनों लोगों को उठा देना चाहिए। जो चेंग शाओ था वो भी समझ जाता है। हमारा एमसी सोचने लगता है मुझे जल्द से जल्द जो मेरे लिजार्ड है उसे राइज करने के लिए यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड की जरूरत है। और जो चेंग शाओ है वो एक शिप को बिलोंग करता है और उसकी एक कंपनी भी है, साथ ही में वो रिच पीपल से कॉन्टेक्ट रखता है, उससे वो काफी ज्यादा पैसों को भी कमा सकता है। परहैप्स मैं यहाँ पर पैसे कमाने की चिंता को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जो इसकी कंपनी है उसके जरिए यहाँ पर मुझे अपने जो लिजार्ड है उसे राइज करना काफी ज्यादा आसान पड़ जाएगा। हम देखते हैं वो उन सभी लोगों की मेमोरी को यहाँ पर अल्टर कर देता है। वो बताता है माइंड कंट्रोलिंग इफेक्ट है, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वो बताता है जब उसने यहाँ पर जेंग शाओ को यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की थी उसे कुछ रेजिस्टेंस महसूस हुई थी, लेकिन इन दोनों को कंट्रोल करने में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। ऐसा लगता है जितना ज्यादा पीपल का माइंड वीक होगा उतना ही ज्यादा ये इजी हो जाने वाला है। अगर किसी की विल पावर या फिर माइंड काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो उसे कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए बताते हैं वो लोग शिप पर आ जाते हैं और चेंग शाओ से एक बंदा पूछने लगता है बॉस जेंग आखिरकार आप इस किस बंदे को लेकर आए हैं। तो वो जो चेंग शाओ था वो बताने लगता है ये मेरा बॉस है और तुम्हें इसके लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो जो बंदा था वो भी इसके लिए काफी ज्यादा सख्त हो जाता है। हम देखते हैं वो उसे प्रिपेयर करने के लिए कहता है कि हम जो हमारी शिप और मेरी कंपनी है हम बॉस के नाम पर ट्रांसफर करने वाले हैं और तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाकर ले आना चाहिए। तो जो बंदा था वो ऐसा ही करता है और कॉन्ट्रैक्ट को ले आता है और उन चीज को सेटल करने के बाद जो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे चैन के ऊपर हो जाती हैं। तभी वो 4i से कहने लगता है कि टुमारो मैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर तुम्हारा वेट करूंगा। और वह जियांग से भी कहता है मतलब कि जो चेन शाओ है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी जो इंजरी है उसे कम्प्लीटली हील हो जाने के बाद तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, लेकिन अभी तुम्हें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं जो लिजार्ड था वो काफी ज्यादा खाकर यहाँ पर लेटा हुआ था। वो बताता है सी के अंदर आना उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि सी के अंदर जो लिमिटलेस फूड होता है एवोल्यूशन उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होते जा रहा था। और ऐसे ही हमारी जो एमसी की मेन बॉडी थी उसके जरिए वो जिम के अंदर काफी ज्यादा ट्रेन कर रहा था, उसे काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। वो कहता है कि वो यहाँ पर स्लोली इग्नो क्लोन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, उसे अपनी पावर को बढ़ाना होगा और उसे अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए उसकी बॉडी को ट्रेन करना होगा। वो बताता है यहाँ पर 2 बैटल के बाद मैं ऑब्वियसली यहाँ पर फील कर सकता हूँ कि उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं एक माउंटेन केव में जो लिजार्ड था वो यहाँ पर लेटा हुआ था और जो सारे एनर्जी थी डाइजेशन करने के बाद बढ़ जाती है, उसके एवोल्यूशन जो पॉइंट थे वो +6 भी हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सिटी के अंदर काफी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है। हमारा एमसी भी वहां पर पहुंच चुका था। वो बताता है जो सारे असिस्ट के ट्रांसफर थे वो काफी ज्यादा अच्छे से प्रोग्रेस हो चुके हैं और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं अब काफी ज्यादा अमीर भी बन चुका हूँ। और आउटसाइड आने के बाद यहाँ पर मुझे लगता है कि जो 90 एवोल्यूशन पॉइंट थे उन्हें यूज करने के बाद उसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर तक ग्रोन हो चुकी है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो कंपनी के अंदर जाने लगता है और सोचने लगता है टुमारो मैं लिजार्ड को लेकर काफी ज्यादा डीप सी में जाने वाला हूँ और सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुछ जानने की जरूरत है। जैसे कि जो चेंग शाओ था उसके पास भी सुपर पावर मौजूद थी, इसका मतलब तो यही है इस दुनिया में मैं अकेला बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ जिसके पास सुपर पावर मौजूद है। और अगर ऐसी बात है तो मुझे काफी ज्यादा जल्दी से स्ट्रॉन्गर बनना होगा, स्पेशली नाउ क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर अननोइंग क्रिएचर यहाँ पर मौजूद है जो कि डेप्थ ऑफ सी के अंदर मौजूद है। मुझे नहीं पता कि कब मुझसे ज्यादा यहाँ पर पावरफुल क्रिएचर या फिर बंदा मेरे सामने आ जाएगा। अभी हम सबके ऊपर देखते हैं एक बंदा लेटा हुआ था और एक बंदा फिशिंग कर रहा था। वो बताने लगता है इस एरिया में हमें यहाँ पर फिश कैप्चरिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर कुछ टाइम से काफी ज्यादा कम फिशेस देखने के लिए मिल रही है। तो लेटा हुआ बंदा कहने लगता है मे बी यहाँ पर जो स्कूल ऑफ बिग फिश है मतलब की जो शार्क्स होती हैं वो काफी ज्यादा झुंड में मौजूद होती हैं, वो यहाँ पर आ चुकी होंगी। हमें बताते हैं सबके नीचे भी काफी ज्यादा जो शार्क का झुंड था वो मौजूद था। हमारा जो लिजार्ड सी इगुना था वो भी वहां पर आ जाता है। जो शार्क था वो सीधे उसके ऊपर अटैक करता है और इगुना को यहाँ पर पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही पल देखते हैं हम जो सी इगुना था वो उस शार्क को खाने लगता है और उस वजह से उसके जो एवोल्यूशन पॉइंट थे वो भी बढ़ते जा रहे थे। और जो सी इगुना के क्लोन का यहाँ पर एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट होती है वो फिर से फुलफिल हो जाती है और वो दोबारा से इवॉल्व करने के लिए तैयार था। तो सी इगुना था वो यहाँ पर केव के अंदर आ जाता है और वो इवॉल्व होने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही उसकी एवोल्यूशन चालू होती है फिर से जो दर्द था वो सेम टाइम पे दोनों के
के ऊपर होने लगता है। हमारा जो एमसी जिम के अंदर मौजूद था उसे भी काफी ज्यादा दर्द को झेलना पड़ रहा था, लेकिन वो देखता है इस वजह से उसकी जो पावर थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो ब्रेक थ्रू कर चुका था। उसकी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर पहले से 13 टाइम स्ट्रॉन्गर हो चुकी थी। जो कि नॉर्मल पर्सन होता है वो उससे एक्चुअली में 13 टाइम स्ट्रॉन्गर था, जो कि काफी ज्यादा पावर होती है। वो बताता है मार्शल आर्ट के तौर पर मैं यहाँ पर जो डार्क रिल्म होती है उसके यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। एंसेस्ट्रल मार्शल आर्ट में जो रिल्म मानी जाती है मैं अब काफी ज्यादा आगे आ चुका हूँ। और वो सोचने लगता है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे पिछली बार इवॉल्व होने के बाद डबल हो चुकी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सोचने की बात है और ये सेंस भी कर सकता है। मेरी पावर डबल लास्ट टाइम इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे जो स्टेट्स थे वो काफी ज्यादा लो थे और उसकी जो स्किल्स होती हैं उनके अंदर एक वाटर एफिनिटी का भी एक यहाँ पर जो पॉइंट था वो जुड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर से यहाँ पर लिजार्ड के साथ हंट करने के लिए चला जाता है। वो बताता है जो बॉडी है पहले से काफी ज्यादा लार्ज बन चुकी है और उसकी बोन डेंसिटी है वो भी कई टाइम से बढ़ चुकी है, लेकिन उसे इसके अंदर जो वजन है वो भी बढ़ चुका है, लेकिन मूव करने में उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो पावर क्लॉज सभी हैं उसके पावरफुल बन चुके हैं। वो काफी ज्यादा स्पीड के साथ कई किलोमीटर तक यहाँ पर 1 घंटे में जा सकता है। इसी कारण से मुझे लगता है कि जो वाटर एफिनिटी थिंग थी जो मेरे स्टेट्स के साथ मौजूद थी वो इसी कारण से हो रहा है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, उसे एक कॉल आती है। एमसी कहता है कि यहाँ पर जो ट्रेजर थी लेटली मैंने तुमसे फाइंड करने के लिए कहा था, क्या तुम्हें मिल चुका है? अगर कोई किसी ट्रेजर को ढूंढवाना चाहता है तो फोन पे जो बंदा था वो बताता है नहीं बॉस हमें कोई भी नहीं मिला। तो एमसी कहने लगता है तो हमें इस चीज को अपने आप से ही फाइंड करनी चाहिए। आखिरकार जो मैंने तुम्हें रिसर्च के लिए कहा था वो कैसे चल रही है? तो बंदा बताता है कि हमें यहाँ पर कुछ लोकेशन मिली है संगन शिप्स के मुताबिक। यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ ट्रेजर मौजूद होने चाहिए, लेकिन वो काफी ज्यादा अंडर वाटर है और उसके अंदर हम यहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि जो चेंसाओ है वो अभी इंजर्ड है, इसीलिए हम उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम इस चीज को कर सकते हैं। जिसके बाद हमें बताते हैं वो साउथ ईस्ट 20 किलोमीटर ऑफ शोर से आ जाता है। जो येलो एरिया सी होता है उसके काफी ज्यादा डेप्थ में आ जाता है और ढूंढने लगता है। वो बताता है एवोल्यूशन के बाद वो और भी ज्यादा अंडर वाटर जा सकता है और उसे यहाँ पर ब्रीथ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और वो ये सारी चीजें घर बैठे ही कर सकता है। वो काफी ज्यादा खुश था। वो बताता है कि यहाँ पर इस क्लोन को राइज करना यही तो मेरा यहाँ पर पॉइंट था कि मैं अपनी लाइफ को यहाँ पर एंजॉय कर सकता हूँ और ये ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, मुझे यहाँ पर कुछ खाने के लिए बना लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हो जाता है और एक स्ट्रीट पर एक जो लड़की थी वो नशे की हालत में डरी हुई थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो एमसी था वो भी उसी रोड पर पहुंच जाता है। वो सोचने लगता है जो खाना था वो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन हर एक मील की जो प्राइस थी उसे 3000 चुकानी पड़ी और उसने कुछ ज्यादा सेविंग करके नहीं रखी। उसके पास सिर्फ 20,000 रुपए हैं, लेकिन यहाँ पर वो सुन जो बॉस जियांग की कंपनी है उसे टेक ओवर करने वाला है, तो उसे एटलीस्ट यहाँ पर जो सारे प्रकार का खाना है वो खाने के लिए मिलेगा। उसे इस चीज के लिए यहाँ पर कोई भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो रिच लाइफ है उसे भी एंजॉय कर पाएगा। लेकिन तभी उसकी नजर एक जगह पर पड़ जाती है जहाँ पर उसी नशेड़ी लड़की को 2 लोग परेशान कर रहे थे और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वो मनी में सोचने लगता है मेरी पावर जैसे ही बढ़ती जा रही है, उसका जो पैशन है मार्शल आर्ट के लिए वो भी अवेकन होते जा रहा है और जब तक उसकी लाइफ के लिए यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं रहेगा तो वो इस जैसी चीजों में यहाँ पर बीच में घुसने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा अपने वेपन को निकाल लेता है और कहता है डैम इट किड, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? दूसरा बंदा कहता है यहाँ से निकल जाओ और मैं प्रिटेंड करूंगा कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन हमारा जो एमसी था वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है, जिसे देखने के बाद वो बंदे यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये कैसे हो सकता है? उसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कोई बिस्ट देख रहा हो। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम देखते हैं तभी जो लड़की थी वो नशे की हालत में थी, वो हंसते हुए कहने लगती है कि आखिरकार तुम दोनों कैसे बंदे हो, तुम लोग तो एक असली मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम इतनी आसानी से डर गए। वो दोनों ही बंदे होते हैं उसकी बातों में आ जाते हैं। एमसी सोचने लगता है कि ये वुमेन यहाँ पर क्या क्रेजी हो चुकी है, वो इस तरीके से किसी को टोंट कैसे कर सकती है। वो दोनों ही बंदे यहाँ पर सोचने लगते हैं आखिरकार इस जैसी एक वुमन हमें यहाँ पर कैसे टोंट कर सकती है। और एक बंदा सोचने लगता है इस जैसी जो वुमन है वो हमें हर दिन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी और ना ही इतना ज्यादा चांस हमें यहाँ पर हर दिन देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दूसरा बंदा भी कहने लगता है नहीं हम उसे यहाँ पर नहीं जाने दे सकते, मुझे लगता है जो बंदा है वो बस दिखावा कर रहा है और असल में वो काफी ज्यादा वीक है। वो दोनों ही मिलकर यहाँ पर चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ही मिलकर उसे बड़ी आसानी से यहाँ पर हरा देंगे, हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, वो अकेला सिर्फ एक बंदा है और हम दोनों ही मिलकर आसानी से उसे हरा सकते हैं। अभी जो वेपन वाला बंदा था वो आगे जाने लगता और कहता है जरा रुको, मैं ही उसे अकेले तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। वो दोनों ही साथ में मिलकर हमारा एमसी के ऊपर अटैक करते हैं। एमसी अपने एक ही किक के कारण दोनों को हरा देता है और कहता है ये तो अच्छा हुआ मैंने सिर्फ अपनी पावर को बेयरली 10% तक यूज किया था, अदरवाइज मेरी एक किक के कारण वो दोनों की जो पूरी बॉडी है वो भी फट सकती थी। और वो सोचने लगता है जैसा कि तुमने कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है कि मुझे तुम्हें मारना पड़े, इसी कारण से मैं तुम्हें इस बार जाने दे सकता हूँ, लेकिन अगर बार तुमने कुछ ऐसी चीज की जिसके लिए तुम मौत को डिजर्व करते हो तो मैं किसी को भी मारने से यहाँ पर एक भी कदम पीछे नहीं हटूंगा।
जो दोनों बंदे थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं उस बंदे की जो पावर है वो काफी ज्यादा स्क्रैरी है। अभी दूसरा बंदा कहने लगता है वो तो एक डीमन है, एक डीमन, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सीधा हेल से बाहर निकल कर आई है। जो लड़की थी वो यहाँ पर जैसे तैसे उठकर उसके पास आने लगती है और कहती है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वो हंसे ही जा रही थी। हमारा जो एमसी था वो समझ जाता है कि वो इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रही है, क्या उसे यहाँ पर ड्रग दे दिया गया है। वो तुरंत ही पुलिस को फोन कर देता है और बताता है कि यहाँ पर इस स्ट्रीट के इस तांग बार के सामने एक लड़की जो है काफी ज्यादा पिए हुई है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं है। तभी यहाँ पर लड़की उससे कहने लगती है क्यों आखिरकार तुम यहाँ पर पुलिस को फोन क्यों कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रिटी नहीं लगती, क्या तुम मुझे घर ले जाना नहीं चाहोगे। कुछ देर बाद पुलिस जो आती है उसे लेकर चली जाती है। एमसी सब कुछ बता देता है कि उसके साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ और फाइनली वो इस मैटर को यहाँ पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सी गुना की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए चला जाता है क्योंकि शिप के नीचे यहाँ पर उसे जो ट्रेजर है वो ढूंढना था। वो बताता फुराई ने जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन की थी उसके मुताबिक उस चीज को यही होना चाहिए था और मेरे जो सेंसेस हैं मैं यहाँ पर अब 20 मीटर तक सर्च कर सकता हूँ और मुझे इसके लिए और भी ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। जिसके बाद वो एक चीज को फाइंड कर लेता है और उस पर जाने के बाद जब वो देखता है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो गोल्ड बार्स थे वो मौजूद थे। वो कहने लगता है ये तो मुझे काफी ज्यादा बड़ा जैकपॉट लग चुका है और वो यहाँ पर जो फुराई था उसे कॉल कर बता देता है कि तुम्हें अपनी शिप को 3 किलोमीटर ईस्ट तक ले जाना होगा और इसके बाद यहाँ पर तुम ड्रॉप को क्रिएट करोगे। तो वो भी समझ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा कहने लगता है जो ब्लैक गोस्ट है उसका जो जियांग है वो पहले बॉस हुआ करता था, आखिरकार उसे किसी का और का बॉस कैसे बन सकता है। और उसके पास जो अंडर वाटर ब्रीथिंग टेक्निक थी उसके जरिए वो नीचे जाकर पता कर सकता है, लेकिन बॉस के पास यहाँ पर कैसे मीन्स है कि वो पानी के अंदर की जो चीजें हैं दूर ही बैठकर बता सकते हैं। लेकिन जो फोराई था वो कहने लगता है तुम्हें इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, क्या तुम्हें यहाँ पर पता नहीं जो बॉसेस के सीक्रेट होते हैं उन्हें जानने की तुम्हें कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं वो सक्सेसफुली जो गोल्डन बार्स का यहाँ पर जो डब्बा था उसे बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी जो इगुना था उसकी नजर यहाँ पर एक मेटल पीस से पड़ जाती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जो मेटल का वो टुकड़ा था वो काफी ज्यादा टफ होता है, उसके जो क्लॉज होते हैं वो भी उसे नहीं टियर कर पा रहे थे। वो बताता है ये कोई रेगुलर मेटल नहीं है क्योंकि उसके एवोल्यूशन के बाद उसकी पावर है जो फिजिकल एबिलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और आज वो आसानी से जो स्पेशल काइंड ऑफ एलॉय है उन्हें भी यहाँ पर चीरफाड़ कर सकता है। लेकिन इस चीज की जो ब्लैक मटेरियल है उसकी बात ही अलग है। वो उसे ले लेता है और कहता है मुझे बाद में इसे स्टडी करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि एक जो बीस्ट था उसके ऊपर अटैक कर देता है और तुरंत ही यहाँ पर इगुना को पकड़ लेता है। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम मुझे एम्बुश करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुमने यहाँ पर क्या समझ रखा है मुझे, तुम इतनी आसानी से पकड़ लोगे, भले ही तुम मुझसे बड़े और यहाँ पर लंबे क्यों ना हो। लेकिन जब स्ट्रेंथ की बात आती है और जो डिफेंस की बात आती है और ऑफेंस की बात आती है तो उसमें मुझसे ज्यादा यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता और तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगले ही पल हम देखते हैं जो इगुना था वो उसकी पूरी बॉडी को यहाँ पर खाकर उस बीच को मार डालता है और उसका जो मीट था वो हमारे एमसी को काफी ज्यादा पसंद आता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं हमारा जो एमसी था फिर भी एक स्टोन के पास यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहने लगता है जो यहाँ के पत्थर हैं वो काफी ज्यादा सी वाटर से पहले घिरे हुए थे और एक साल से भी ज्यादा उन्हें पानी के अंदर हो चुका था, इस कारण से वो काफी ज्यादा हार्ड हो चुके हैं। और जो नाइट का डेजर्ट बीच होता है वो उसके लिए परफेक्ट स्पॉट होने वाला है अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए। वो बताता है कि यहाँ पर फोर्स जो है वो दोनों साइड ही लगने वाला है, लेकिन अब उसकी जो बोन डेंसिटी है वो पहले से यहाँ पर ह्यूमन के जो एवरेज होते हैं उससे 20 टाइम्स तक बढ़ चुकी है। प्लस यहाँ पर उसकी जो एक्सटर्नल क्यूआई शील्ड है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सकती है, इस कारण से उसे कुछ फील नहीं होने वाला। वो स्टोन के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल पंचेस करने लगता है जिससे जो स्टोन है वो सेटर्ड होने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसकी जो बॉडी की रिकवरिंग एबिलिटीज थी वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा फास्ट थी, इस कारण से उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं नजर आ रहा था। और वो बताता है उसकी जो बॉडी फिजिक्स के एवोल्यूशन होते हैं वो 20 मतलब कि 200 के ऊपर जा चुके हैं। वो बताता है मैंने अभी तक अपनी जो पूरी पंचेस की पावर है उसे यहाँ पर टेस्ट नहीं किया है जो कि यहाँ पर 3000 तक है, जो कि 1.5 टन तक पहुंच चुकी है और मेरी बाउटर एनर्जी बूस्ट के कारण मैं इसे काफी ज्यादा हद तक बढ़ा चुका हूँ। और वो उसे टेस्ट करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं जो पूरा स्टोन था वो टूट जाता है। वो बताता है मेरे पंचेस बैग थे जो होम के अंदर मौजूद है वो इतने ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है और मैं अपने होम के पास में पार्क में भी ट्रेन नहीं कर सकता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर किसी ने मुझे रिकॉर्ड कर लिया और अपलोड कर दिया ऑनलाइन तो ये काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अगर पीपल को पता चल गया कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ तो ये बेफालतू का मुझे काफी ज्यादा ट्रबल में डालने वाला है। ओनली मैं रात के समय जो बीच है जो खाली बीच हुआ करता है उस पर ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन ये मुझे काफी ज्यादा ग्रेट लग रहा है। जो मेरी इंस्टेंट रिकवरी एबिलिटी है वो काफी ज्यादा फास्ट है। मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ 1 मिनट से कम हुआ है और उसके जो बॉडी के अंदर स्कार्स थे वो ऑलरेडी कम्प्लीटली हील हो चुके हैं। तभी जो इगुना था वो अपने जो ब्लैक मटेरियल है उसे लेकर आ जाता है। वो सोचने लगता है जो ब्लैक ओर है वो साइन कर रहा है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी मेटलिक क्लस्टर के जैसा नहीं लग रहा है, ये काफी ज्यादा इरेगुलर है। लेकिन इसे देखकर वो बिल्कुल भी स्पेशल नजर नहीं आता और वह उसे उठाकर देखता है। उसका वेट वो बताता है कम से कम 200 पाउंड तो होगा, हैवी एंड एक्सटर्नली टफ, जिसको मेरे जो जायंट लेजार्ड है उसके पंजे भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ये काफी ज्यादा एक प्रोटेक्टिव आइटम हो सकता है जो मुझे वेपन के लिए यहाँ पर काम आने वाला है, लेकिन मेरी करंट एबिलिटी के हिसाब से मुझे यहाँ पर वेपन जो है सूटेबल नहीं करती। और वो सोचता है मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो गोल्ड वार है उनसे डील करने के बारे में सोचना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो एमसी था वो शिप के ऊपर पहुंच जाता है और यहाँ पर फोराई से कहने लगता है जो हमारा स्टाफ है वो कहाँ पर मौजूद है। फोराई उसे बताता है बॉस, तो
भी चीजें जो मौजूद हैं वो शिप पर ला दी गई हैं और सभी चीजों को अच्छी तरीके से क्लीन भी कर दिया गया है। वो कैप्टन के रूम में पहुंच जाते हैं। होराई कहने लगता है अब बॉस आखिरकार ये कितने ज्यादा पैसे को बर्थ करता होगा, और साथ ही में वो बताता है इतनी ज्यादा जो गोल्ड बार है उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे हैं। एमसी गोल्ड बार को देखते हुए कहने लगता है गोल्ड बार के ऊपर कोई भी मार्किंग मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है वो जो सारे गोल्ड बार्स हैं उन्हें प्राइवेटली मेल्टेड किया गया है और इस तरीके से हम इसे यहाँ पर बाहर खुलेआम नहीं बेच सकते, इन्हें हमें अपने तरीके से बेचना होगा। जिसके बाद वो अपने बस्टिंग होम टाउन में चला जाता है, जहाँ पर एक वो ऐसे ही शॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर गोल्ड का लेन देन होता है। तभी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहने लगते हैं हेलो वेलकम गेस्ट, आखिरकार मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। एमसी बताता है क्या तुम लोग यहाँ पर जो गोल्ड है उसे बाय करते हो? तो जो लड़की थी वो बताने लगती है हाँ हम करते हैं, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्या बेचना चाहोगे, क्या रिंग या फिर नेकलेस? तभी हमारा एमसी अपने बैग में से जो सारा गोल्ड है उसे निकालते हुए कहने लगता है कि मैं इन सारी चीजों को यहाँ पर बेचना चाहूंगा। लड़की जो थी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ पर काफी ज्यादा हिचकिचाने लगती है। वो कहती है सर ये तो काफी ज्यादा गोल्ड है, इसके लिए मुझे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी। वो कहती है आप मेरे साथ अपस्टेयर चलिए, मैं आपको मैनेजर से मिला देती हूँ। जिसके बाद जो एमसी था उसकी मुलाकात मैनेजर से हो जाती है। मैनेजर बताता है कि मैं इस शॉप को मैनेज करता हूँ। एमसी बताने लगता है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो कुछ गोल्ड है उसे यहाँ पर बेचना है। मैनेजर बताने लगता है क्या मैं तुम्हारा नाम है वो जान सकता हूँ और आखिरकार तुम कितना ज्यादा गोल्ड को सेल करने वाले हो? वो बताता है कि मेरा नाम चैन है और यहाँ पर मैं जो बैग भरे गोल्ड है उसे यहाँ पर बेचना चाहूंगा। मैनेजर उसे देखते हुए कहने लगता है मिस्टर चैन सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो गोल्ड है उसकी क्वालिटी को चेक करना होगा, यहाँ पर आपको कुछ देर तो वेट करना होगा। कुछ टाइम वेट करने के बाद जो मैनेजर था वो उसे बताता है मिस्टर चैन आपके जो गोल्ड बार है उनका जो टोटल वेट होता है वो 11,252 ग्राम होता है और जो क्वालिटी है उसकी वो इतनी ज्यादा प्योर नहीं है और उन्हें प्राइवेटली मेड किया गया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो 400 है पर ग्राम के ऊपर दे सकता हूँ। आखिरकार आप इसे यहाँ पर बेचना चाहेंगे? हमारा एमसी यहाँ पर मान जाता है और उसके अकाउंट में यहाँ पर जो सारे पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं। जिसके बाद जो एमसी था वो एक भीड़ वाले रास्ते से जा रहा था। वो सोचने लगता है जो मेरे एज के पीपल हैं वो अभी भी कॉलेज के झंझटों में पड़े हुए हैं और जबकि मैं यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर से यहाँ पर एक ही एडवेंचर में कमा सकता हूँ। ये काफी ज्यादा मुझे सुपर रियल फील हो रहा है। सबसे पहले मुझे अपनी कार को चेंज करने की जरूरत है। जो कार है वो मेरी क्लास को बिल्कुल भी सूट नहीं करती और ये मुझे यहाँ पर जो प्लेन सरफेस होता है उस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, लेकिन जो बम्पी क्रिस्टल रोड होती है उस पे यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिसके बाद वो एक लग्जरी ऑटो शोरूम में पहुंच जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी और एक्सपेंसिव कार रखी हुई थी। हमारा एमसी उसे देखने लगता है। तभी यहाँ पर कुछ और जो कस्टमर्स थे वो उसी टाइम पर शॉप पर आ जाता है। हमारा एमसी उसे देखता है और थोड़ा चुप सा हो जाता है। सामने एक लड़की भी मौजूद थी, वो भी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज लग रही थी। एमसी बताने लगता है ये तो मेरे यहाँ पर एक्स है, पहले मैंने यहाँ पर अपने जो सारे पैसे हैं इसे यहाँ पर पटाने के लिए गवा दिए थे, लेकिन आखिरकार इसने मेरे साथ क्या किया, इसने किसी और भी ज्यादा वेल्दी लड़के और जो स्टेटस वाला बंदा था उसके लिए मुझे छोड़ दिया क्योंकि इसे एक जो रिच बंदा है उसके साथ रहना था। तभी जो लड़की थी वो कहने लगती है हनी ये जो गाय आप देख रहे हैं जो सामने लूजर मौजूद है वो पहले मेरे पीछे यहाँ पर पड़ा रहा करता था। जो लड़का था वो भी कहने लगता है इस जैसा जो एक ब्रोक किड है वो आखिरकार तुम्हारे जैसी लड़की के पीछे कैसे पड़ सकता है और वो एक लग्जरी शोरूम में अभी क्या कर रहा होगा। लेकिन जो फोराई था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है आखिरकार तुम किसे यहाँ पर ब्रोक कहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एमसी उसे रोक देता और कहता है तुम्हें माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी जो लड़का था वो और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर आखिरकार जो ट्रुथ है उसे अलाउ करने मतलब कि उसे कहने से तुम कैसे रोक सकते हो, और ये क्या बिल्कुल भी सच नहीं है। ये बंदा जो मौजूद है बस वो एक यहाँ पर गरीब फटीचर एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसके पास अफोर्ड करने के लिए एक प्लेस भी नहीं है। तो जो लड़की थी वो कहने लगती है हनी तुम्हें अपने टाइम को इसके ऊपर वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं, हमें जाकर जो कार है उन्हें देख लेना चाहिए। इसके बाद वो एक रेड कार के पास पहुंच जाती है और कहती है हनी मुझे यही कार को यहाँ पर परचेज करना है। लेकिन वो जो लड़का था वो काफी ज्यादा यहाँ पर शौक हो जाता मतलब कि हिचकिचाने लगता है और कहता है ये कार जरा मुझे यहाँ पर चेक करने दो। वो मन में सोचने लगता है जो पैसे हैं वो इम्प्रेसिव वुमेन के लिए होते हैं और वो बताता है मुझे कुछ ही यहाँ पर 1000 रुपए मंथ में स्पेंड करने के लिए मिलते हैं और आखिरकार मैं इस जैसे जो पैसे को लग्जरी कार खरीदने के लिए कैसे वेस्ट कर सकता हूँ। हमारा एमसी भी अपने लिए कार को देखने लगता है। वो एक व्हाइट कलर की कार को देखता है। वो बताता है ये कार काफी ज्यादा हाई क्लासेस भी लग रही है और साथ ही में वो बहुत ही ज्यादा जो स्टफ है उसे भी कैरी कर सकती है। ये मेरी जो सारी कंडीशन है उसे फुलफिल करने के लिए तैयार है। वो बताता है कि मैं इस कार को खरीदने के लिए तैयार हूँ, जो सारा पैसा मैं कार्ड के यहाँ पर पे कर दूंगा। तो जो बंदा होता है वो बताता है ऑलराइट मैं ये कार आपके लिए यहाँ पर रजिस्टर कर देता हूँ। इसकी जो प्राइस है वो 2.38 मिलियन यॉन होती है। तो पूछने लगता है कि आप सारा पैसा कार्ड से देने वाले हैं या फिर आप इसे ईएमआई पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लड़की थी मतलब कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो दोनों इस बातों को सुन रहे थे। हमारा एमसी कहने लगता है मैं जो सारा पैसा है उसे फुल में देने वाला हूँ। जो लड़की एक्स थी उसकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है वो कार को अपनी कार्ड से पे करने वाला है और वो भी फुल में करने वाला है और इस कार्ड की कीमत 2.38 मिलियन है। ये तो काफी ज्यादा शॉकिंग बात होती है। लेकिन तभी जो लड़का था वो उसके पीछे आ जाता है और कहने लगता है वो बस प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसके अकाउंट में यहाँ पर 2.38 मिलियन मौजूद हूँ। लड़के भी कहने लगते हैं या एग्जैक्टली आखिरकार इस जैसे यहाँ पर बंदे के पास कैसे हो सकता है जो अपने आप को नूडल्स खाने के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ही इसके पास कुछ रहने की जगह है और जो पूरा टाइम मेरे पीछे यहाँ पर लगा रहने में बिताने लगता है। लड़का कहने लगता है एक ब्रोक स्टूडेंट जो प्रिटेंड कर रहा है एक लग्जरियस कार वे करने के लिए, सीरियसली क्या तो मुझे और काम धंधा नहीं है करने के लिए।
और वो सामने कहने लगता है तुम्हें इतना ज्यादा सोप ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें इतना ज्यादा प्रेटेंड करना चाहिए जिसको तुम यहाँ पर हजम भी ना कर पाओ, क्योंकि इन दी एंड ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एम्बेरस होने वाला है। जब तुम्हारा जो कार्ड है वो डिक्लाइंड हो जाने वाला है, तभी जो फोराई था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है ये सारी चीजें तुम्हारे जैसे कोई भी लेना देना नहीं, अगर हम कार्ड को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इससे तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं है, अगर हम कार्ड को अफोर्ड कर लेते हैं तो तुम क्या करने वाले हो। तो वो लड़का होता है वो कहने लगता है अगर ये इस कार को अफोर्ड करने वाला है मैं अभी इसे डेड बुलाने वाला हूँ, और अगर ये नहीं कर सकता तो ये मुझे यहाँ पर डेड बुलाने वाला है। तो एमसी के जरिए से जो फोराई था वो इस बेट को लगाने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की सोचने लगती है ये कितना ज्यादा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, अभी भी यहाँ पर ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस कार को एक्चुअली में अफोर्ड कर सकता है। वो बताता है तुम्हें बफल करने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन जो लड़की होती है वो उसके लिए कार की इसको लेकर आ जाती है और उसके कार्ड को भी लेकर आ जाती है। वो बताती है कि जो कार है अब से तुम्हारी हो चुकी है। एमसी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और जो उसकी एक्स और उसका बॉयफ्रेंड होते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जो लड़का था वो सोचने लगता है उसने एक्चुअली यहाँ पर 2.38 मिलियन की कार को कार्ड पेमेंट पर बाय कर लिया। वो काफी ज्यादा डरने लगता है और जो लड़की थी वो कहने लगती है चैन यहाँ पर आखिरकार वो कब से इतना ज्यादा पैसे वाला हो चुका है। हो रहा ही तभी उस लड़के के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करने वाले, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बॉस को डैड कहकर बुलाओगे, तो तुम वो सारी चीजें कब करने वाले हो। लेकिन एमसी कहने लगता है फुराई तुम्हें अपने टाइम को इन जैसे पीपल पे वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फुराई कहने लगता है कि जैसा कि मेरे बॉस ने कहा इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दे सकता जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हें डेड कहते हुए ना सुन लूं। जो लड़का था वो काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगता है। जो लड़की थी वो अभी भी शांत दिखाई दे रही थी। चैनमू वहां से जाने लगता है, तभी जो लड़की थी वो उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है लिसन टू मी, मेरी बात तो यहाँ पर सुनो चैनमू, मैं यहाँ पर हमेशा से तुमसे ही प्यार यहाँ पर करती थी। तभी जो वहाँ के लोग होते हैं मतलब कि जो काम किया करते थे वो कहने लगते हैं कि जो लड़की को उसे यहाँ पर लगता था कि उसने रिच गाय को ढूंढ लिया है, लेकिन उसने एक्चुअली में एक बंदे ऐसे बंदे को खो दिया है जो सच में उस तरीके का जो पोटेंशियल है वो रखता है। तभी जो एक लड़की थी वो कहने लगती है ये इस चीज को बताता है कि जो पीपल है वो किस तरीके से रिहा करते हैं। उसे काफी ज्यादा रिग्रेट होने वाला है कि उसने इस ऐसी चीज को खो दिया जो पहले उसके पास हुआ करती थी, लेकिन अब वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है और हम एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हाई क्लासिक रेस्टोरेंट था। होराई जो था वो सभी चारों ओर देख रहा था, सभी लोग हमारे एमसी को ग्रीट कर रहे थे। वो एक टेबल पर पहुंच जाते हैं और तभी जो एक वेटर थी वो आ जाती है और कहती है सर आप यहाँ पर क्या खाना पसंद करेंगे। हमें बताते हैं जो हर एक डिशेस के प्राइस थे वो कम से कम 5-6 हजार के ऊपर ही मौजूद थे और वो बहुत सारी डिशेस को यहाँ पर मंगा लेता है। साथ ही में उसे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसके साथ काफी ज्यादा जो गर्ल्स मौजूद थी वो उससे सारी चीजें सर्व और खाना खिला रही थी। हमारा एमसी सोचने लगता है प्राइजी चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा बर्थफुल होती हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है। हमारा एमसी सोचने लगता है कि जो लिजार्ड है उसके लिए इतने ज्यादा मील्स को कुक करने के बाद ये मेरा टाइम आ चुका है जब मैं अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकता हूँ। तभी उसके पास कुछ मैसेजेस आ जाते हैं और वो अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए सोचने लगता है एक बार जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, मुझे भी जो पैसे हैं उसे जल्द से जल्द कमाना पड़ेगा। साथ ही में मेरा लिटिल लिजार्ड है वो भी ब्रेक थ्रू करने वाला है एक शैडो रेल्म के ऊपर। आगे हम देखते हैं जो एगुना था वो बहुत सारे फिश मॉन्स्टर्स को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा जल्दी अपने एवोल्यूशन पॉइंट को बढ़ाते जा रहा था और इसके जो सेंसेस होते हैं अब काफी ज्यादा किलोमीटर्स आगे तक जा पा रहे थे, लेकिन उसे काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी कुछ ऐसा नहीं मिला था जो टीजर कहनाले के लायक हो। उसने बहुत ज्यादा दिन को यहाँ पर वेस्ट किया था लेकिन उसे कुछ भी रिजल्ट हाथ में नहीं आया था। जो हमारा एमसी था वो सोचने लगता है जो वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर चेंज होना चालू हो गया है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज वे में। मैं तो यही सोचता हूँ जो गवर्नमेंट है वो किसी प्रकार की सुपर नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन को क्या रन कर रही होगी इस सिचुएशन में भी। और अगर ऐसा होता है तो जैसे कि मेरे पास एबिलिटीज मौजूद हैं और मुझे इस कारण से काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा मेरी हर एक एक्शन को करने के लिए जिससे मेरे ऊपर किसी को बिल्कुल भी शक ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो एक सिटी के अंदर एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच जाता है अपने अच्छे सूट बूट में। वो बताता है जो कंपनी है वो पूरी तरीके से अब मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है और उसके बाद मैंने कंपनी के जो ऑफिस है एक भी बार विजिट नहीं किया है। वो बताता है ये बिगेस्ट एरिया है इस एन सिटी के अंदर, इसकी जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है और उन्होंने जो इस कंपनी है उसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बनाया है। उन्होंने अपने से सारे पैसे हैं वो इसी को बनाने के लिए खत्म कर दिए थे। हमें बताते हैं उसकी जो कंपनी होती है उसका नाम तियानलेन मरीन इंडस्ट्री होता है। अंदर जाते ही जो रिसेप्शनिस्ट होती है उससे यहाँ पर जो जाओनिंग होता है मतलब की नाम होता है उससे एक बंदा कहता है जो हमारा एमसी के साथ आया हुआ था सभी लोगों को यहाँ पर बॉस रूम में बुलाने के लिए क्योंकि जो मीटिंग है वो होने वाली थी। हमें बताते हैं जो बॉस रूम में सभी लोगों को बुला लिया जाता है। जो फोराई था वो सभी को बताता है हमारे कंपनी के जो बॉस है वो चैनमू होने वाले हैं, तुम सभी लोग मिस्टर चैन के नाम से इन्हें बुलाओगे। हम देखते हैं जो सभी लोग यहाँ पर कंपनी में थे उनमें से आधे से ज्यादा जो काम करने वाले थे वो गर्ल्स होती हैं। जो सभी लोग गर्ल्स थी वो कहने लगते हैं ये हमारा बॉस होने वाला है, ये काफी ज्यादा यंग है लेकिन बहुत ही ज्यादा हैंडसम और रिच भी। और हम एक लाल बालों वाली लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम में यहाँ पर निंग निंगजिन होता है जो रिसेप्शनिस्ट होती है जो एमसी को देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। तभी यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी भी कॉफी लेकर वहाँ पर आ जाती है जिसका नाम है यहाँ पर सोलिंगयू होता है। लेकिन एमसी इन सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो सोचने लगता है इवन तो ये यहाँ पर एक सेल कंपनी है जो कि यहाँ पर सिर्फ हमारे असली काम को छिपाने के लिए बनाई गई है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये काफी ज्यादा
वेल इक्विप करके रखे हैं और ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से भी चल रही है। और इस कंपनी को मेंटेन करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड यहाँ पर इस कंपनी को मेंटेन करने के लिए हर एक मंथ लगने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द जो ट्रेजर है उनकी खोज को चालू कर देना चाहिए। जिसके बाद वो 4i जिसका नाम जियांगजू होता है उससे कहने लगता है कि जो इंट्रोड्यूशन मीटिंग है उसे खत्म कर देना चाहिए और सभी लोगों को अपने काम पे भेज दो और तुम्हें भी शिप पर वापस चला जाना चाहिए। और तुम्हें मैंने जो तुमसे चीजों को कहा था उनके ऊपर तुम्हें नजर रखनी चाहिए। वो भी समझ जाता है। हमारा एमसी सोचने लगता है जो माइंड कंट्रोलिंग इफेक्ट है वो काफी ज्यादा स्टेबल है अभी के लिए, लेकिन जो सबकॉन्शियस हिप्नोसिस होती है वो अभी भी पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं है। मुझे और भी ज्यादा यहाँ पर चीजों को अरेंज करना होगा ताकि जो सारे के लोग हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड से इतना ज्यादा यहाँ पर मैच ना कर सके। हम देखते हैं उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो बढ़ती ही रहती है। कहने लगता है अपने क्लोन को हंटिंग करने के लिए छोड़ देना और धीरे धीरे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होते रहना। ये काफी ज्यादा अमेजिंग फील करता है। जिसके बाद हम यहाँ पर सीगुना को देखते हैं। वो मॉन्स्टर्स को मारते हुए खाते जा रहा था और उसके जो नंबर्स होते हैं म्यूटेटेड फिश को देखने के वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। ओशियन के अंदर जो क्रिएचर थे उनके म्यूटेटेड होने के नंबर और चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। उनका जो मीट है वो क्लियरली डिफरेंट होता है और वो और भी ज्यादा जो एनर्जी है उसे प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे ही इग्नो लास्ट फिश को खाता है उसके कारण हमारे जो एमसी के पॉइंट थे वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसे एक ही फिश के कारण 90 एवोल्यूशन पॉइंट और 9+ कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट भी मिल जाते हैं। एमसी सोचने लगता है यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। जो फिश थी वो डेफिनेटली यहाँ पर उसके साथ कुछ ना कुछ अनयूजुअल था, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो उसके मसल्स और बोन्स होते हैं वो काफी ज्यादा एनहेंस हो चुके हैं और उसकी पावर भी यहाँ पर 10 टाइम्स एक साथ बढ़ चुकी है। लेकिन ये काफी ज्यादा सेम की बात है। इतने बड़े समुद्र में वो म्यूटेटेड फिश उस जैसी सिर्फ एक ही मुझे दिखाई दी है। और ऑफिस में हमें सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि एमसी के बारे में ही यहाँ पर बात करते जा रहे थे क्योंकि वो सभी को काफी ज्यादा पसंद था। तभी एमसी वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम लोग अभी काम से घर वापस नहीं गए। तो सेक्रेटरी उसे बताने लगती है बॉस हमें यहाँ पर कुछ थोड़ा काम बचा है जो हमें सेटल करने लगा। एमसी सोचने लगता है यहाँ पर कि जो मेरी हियरिंग एबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब मैं एलिवेटर के अंदर था मैं इन सबकी सारी बातें हैं जो सुन सकता था, लेकिन जो ऑकवर्डनेस है उसे अवॉइड करने के लिए मुझे इन सारी चीजों को करना पड़ रहा है जैसे कि मैंने कुछ भी सुना ही नहीं। तभी वो सभी से कहने लगता है तुम लोगों ने काफी ज्यादा भार किया, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ डिनर पर भी चल सकते हो। जो डिनर है वो मेरे ऊपर होने वाला है। सभी लोग इसके लिए काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग क्लाउड रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं। सभी जो लड़कियां थी वो सोचने लगती हैं बॉस की जो कार है वो काफी ज्यादा लग्जरियस है और इसकी जो बर्थ है वो कम से कम 2 मिलियन के ऊपर हो जानी चाहिए, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और इतने ज्यादा जो लेविस रेस्टोरेंट यहाँ पर खाने में काफी ज्यादा बड़ा मजा आएगा। हम देखते हैं उनके खाने के बाद उनका जो टोटल बिल होता है वो 48,000 हो जाता है। और इतने ज्यादा पैसे को यहाँ पर खाने के ऊपर वेस्ट करने के कारण जो एक जो सेक्रेटरी होती है और बाकी सभी जो लड़कियां थी वो कहने लगती हैं आखिरकार ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। बॉस काफी ज्यादा आवाजों है। बॉस तो यहाँ पर ऐसे ही मनी को खर्च करते जा रहे हैं और अगर हम बॉस को यहाँ पर फॉलो करेंगे तो हमें पक्का भरोसा है हमारा जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाने वाला है। तभी एम से कहने लगता है कि अभी मुझे रात में और भी ज्यादा काम है इसलिए मुझे डिनर के बाद चले जाना चाहिए। तुम लोग यहाँ पर वापस खुद से जा सकते हो। सभी लड़कियां भी इसके लिए यहाँ पर मान जाती हैं। हमारा जो एमसी था वो फिर से बीच पर आ जाता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। वो बताता है सी ब्रूज है वो काफी ज्यादा स्मूथिंग चल रहा है। इसी कारण जो उसकी स्पिरिट है वो भी काफी ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करती जा रही है और मुझे अपनी जो ट्रेनिंग है उसे बिल्कुल भी नहीं रोकना है। उसकी फिजिक्स को यहाँ पर ट्रेन करते रहना चाहिए जिससे कि उसकी जो पावर है वो उसकी फिजिक एबिलिटी के साथ मेंटेन होती जा रही है। और उसकी पावर जो होती है वो अब 20 टाइम्स एवरेज पर्सन के काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी थी। उसकी जो पावर है 2 टन से भी ऊपर जा चुकी थी और साथ ही में एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 2 टन से भी डबल हो जाती है। और अगर वो अपनी फुल पावर को यूज करे सभी चीजों को ऐड करने के बाद उसकी एक पंच की जो पावर है वो कम से कम 5 टन तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब इतना ज्यादा मैं स्ट्रॉन्गर होते जा रहा हूँ उतना ही ज्यादा हार्ड मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करते होते जा रहा है। जो मेरे फुट है वो बिल्कुल भी स्टेडी नहीं है और मैं अपने जो कंट्रोल है उसे फिर से लॉस्ट कर सकता हूँ। मुझे ट्रेनिंग कर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे यूज टू करना होगा। अभी की उसकी नजर यहाँ पर एक शिप पर पड़ जाती है जो फिर से यहाँ पर किनारे पर आ चुकी थी। वो बताने लगता है इतने लेट नाइट के आखिरकार इस रिमोट प्लेस पर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बंदा कहने लगता है कि हमने इतने इस प्रकार की डील है कई बार की है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो जिस शिप पर बंदा मौजूद था वो कहने लगता है बॉस ये तो कोई बात नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, बस जो यहाँ पर आजकल का जो माहौल है वो काफी ज्यादा गर्म चल रहा है। जो अनयूजुअल एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा होते जा रही है, इसलिए हमें सबसे ऊपर अपने जो रूल्स है उसे मनी रखना चाहिए। भरोसा करने या न करने की कोई भी बात नहीं है। हमारा एमसी भी सुनकर सारी बातें सुन रहा था। वो कहने लगता है ये तो यहाँ पर एक डी ग्रेड डील है, लेकिन सभी लोगों के पास यहाँ पर जो गन्स है यहाँ पर मौजूद है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा कॉन्शियस रहना होगा। तब एक बंदा कहता है बॉस जो सारा के सारा गुड्स है वो काफी ज्यादा टॉप क्वालिटी है और उनकी जो डील है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है और वो अगली बार फिर से डील करने के बारे में सोच रहे होते हैं। जो उनका बॉस था सभी से काफी ज्यादा केयरफुल रहने के लिए कहता है। तभी एक बंदा कहता है बॉस चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हमने यहाँ पर सभी चीजों को अच्छे से हैंडल किया है और हमने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आजू बाजू छान के रखा है। यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट के साथ साथ बहुत ज्यादा लोग भी मौजूद हैं। तभी हमारा एमसी उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही बार में 2 बंदे को खत्म कर देता है। तभी जो उनका बॉस था अपने वेपन से एमसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही
ज्यादा पास आ जाता है और उस बंदे को भी यहाँ पर ढेर कर देता है। वो सोचने लगता है जो पीपल्स है यहाँ पर मौजूद है उन्होंने अपनी जो सारी ह्यूमैनिटी है उसे लॉस्ट कर दिया है और इन लोगों को मारना है यहाँ पर टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो पब्लिक सर्विस के यहाँ पर समान हो सकता है, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। तभी जो इग्नो होता है वो शी में उन लोगों के पास जाने लगता है जो शिप से अभी अभी यहाँ पर निकले थे और वो सीधे ही जाकर शिप के ऊपर अटैक करता है। जो शिप थी वो यहाँ पर क्रैश हो जाती है, सभी लोग यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है वो किसी चीज बड़ी चीज से टकरा चुके हैं। पानी में आने के बाद सभी लोग यहाँ पर इगुना को देखने लगते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा और पावरफुल दिख रहा था। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और पानी से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। जो इगुना था वो एक एक कर सभी मारने लगता है। एक बंदा यहाँ पर अपनी गन से इगुना के ऊपर ब्लड फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि इगुना की बॉडी के ऊपर उस बुलेट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है आखिर ये किस तरीके का बीस्ट है, लेकिन इगुना उसे यहाँ पर खत्म कर देता है। कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। सभी की चीख है ये वापस आ रही थी। अभी हम देखते हैं जो इगुना था वो एक बैग लेकर कुछ टाइम के बाद वापस आ जाता है। हमें चैनमो के रूम में देखते हैं जो उस बैग के अंदर काफी ज्यादा पैसे मौजूद थे। एमसी उन पैसों को लेकर सोचने लगता है कि यहाँ पर एक जो गड्डी है वो 10 ग्रांड को बिलोंग करती है, तो ये जो सारा पैसा है वो 300 स्टैक्स का होने वाला है, मतलब कि जो 3 मिलियन पैसा होने वाला है। जो पैसे को हम यहाँ पर अकाउंट में देखते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर नंबर्स में कम लगता है, लेकिन अगर उस पैसे को हम एक्चुअल लाइफ में देखें वो काफी ज्यादा यहाँ पर बैंक अकाउंट के मुताबिक रियल लगता है। तभी हम यहाँ पर एक दूसरे दिन कैफे के अंदर देखते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर एक लड़की को देखे जा रहे थे। वो बताते हैं ये काफी ज्यादा स्टर्निंग वुमेन है, लेकिन इससे हमें काफी ज्यादा अनटचेबल वाइफ आ रही है जो कि काफी ज्यादा कोल्ड वेव्स भी आ रही है। वो एमसी के पास पहुंच जाती है जो कि सेक्रेटरी लू होती है, क्योंकि उसे कुछ साइन की जरूरत थी। जो सारे लोग थे वो सोचने लगते हैं क्या वो उसका बॉस हो सकता है, जो काफी ज्यादा यंग लग रहा है। वो एमसी से काफी ज्यादा जलस हो रहे थे, जिसके बाद वो जाने लगते हैं। एमसी कहता है हमें कंपनी में वापस जाने की जरूरत है और तुम सभी को पहले से नोटिफाई कर दो, हमारी जो मीटिंग है वो चालू होने वाली है। वो दोनों ही बंदे काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि वो एमसी से है जो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो बताते हैं इसकी जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही है। जिसके बाद हमें यहाँ पर मीटिंग रूम में बताते हैं एमसी सभी लोगों को समझा रहा होता है जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो बढ़ती जा रही है और आखिरी साल जो होगा मतलब कि साल में के जो एंड में होगा सभी लोगों को काफी ज्यादा बड़ा जो बोनस है वो मिलने वाला है। तभी उसे यहाँ पर किसी का कॉल आ जाता है जिसमें वो बताता है कि आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का स्कूल के अंदर लास्ट डे है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर स्कूल जरूर से आना होगा और पूरी क्लास के अंदर सिर्फ तुम ही बचे हो जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। वो भी कहता है मुझे माफ कर देना। वो अभी जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी लोगों से कहता है कि मुझे यहाँ पर स्कूल में रजिस्टर करने के लिए जाना चाहिए और हमारे पास कुछ करने के लिए आज कुछ बचा भी नहीं है और सभी लोग जो है आज जल्दी घर वापस जा सकते हैं। और जब मैं इस कंपनी के अंदर नहीं रहूंगा तो जो यहाँ पर सोलिंगिया उसकी सेक्रेटरी होती है वो ही सारी कंपनी के मैटर्स को अटेंड करने वाली है और वो ही सारी चीजों पर डील करने वाली है। जो सभी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो यकीन नहीं होता कि जो उनकी कंपनी का बॉस है वो एक्चुअली में एक स्टूडेंट है। अब एक लड़की कहने लगते हैं वो मुझे काफी ज्यादा कंपोज लगता है और काफी ज्यादा रिच भी लगता है, लेकिन वो उसके जो मैनर्स हैं वो काफी ज्यादा परफेक्टली फाइन है। तभी हमें यूनिवर्सिटी एन कैंपस में दिखाया जाता है। लोग कहने लगते हैं वो जरा देखो ये तो चेंज हुआ है, ये एक्चुअली में एक रिच किड है, हमें तो मालूम ही नहीं था। और इसकी जरा कार तो देखो वो कम से कम 2 मिलियन के ऊपर तो यहाँ पर लग ही रही है। सभी लोग उसकी एंट्री के जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। लोग उसकी यहाँ पर जो कार है उसकी प्राइस के बारे में बात ही कर रहे थे, ये इतने यहाँ पर करती है। और उसकी जो एंट्री की वीडियो होती है वो तुरंत ही पूरी कॉलेज में यहाँ पर वायरल हो जाती है। सभी लोग उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी हम एक लड़की को देखते हैं वो भी अपने लैपटॉप में उसी को यहाँ पर देख रही थी। वो बताती है ये तो मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। तभी उसे याद आ जाती है ये तो वही बंदा है और इसका जो फेस है मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तभी वो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेती है। उसे पता चलता है ये जो चैनमो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन वो लड़की कहने लगती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, वो मेरे जैसे सेम एज का है, मेरे ही ईयर में है और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब एम से जाते हुए सोचने लगता है उसकी बॉडी और स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा जल्दी तरीके से बढ़ती जा रही है, लेकिन सिर्फ उसके पास 8 एक्सट्रीमेट बॉक्सिंग टेक्निक, क्लाउड स्टेप बॉक्सिंग टेक्निक और 10 लैंग टेक्निक ही मौजूद है। इसलिए वो सोचता है उसे और भी ज्यादा पावर बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा न्यू स्किल्स को लर्न करने की जरूरत है, जिससे वो अपनी पावर को भी और भी ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। जिसके बाद वो ताइक्वांडो क्लब में पहुंच जाता है। एक बंदा यहाँ पर ताइक्वांडो की जो मूव्स है उसे बता रहा था। एम से उसे देखकर कहने लगता है ये काफी ज्यादा फैंसी मूव है, जैसे एक बंदे को मेरे जैसा जो एक बंदा है वो एक ही स्लैब में यहाँ पर जमीन के अंदर धस सकता है और अगर मैं अपनी पावर को कंट्रोल करना चाहूंगा तो मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करते ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो एक प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर जो कि एक स्टील कंपनी होती है। वहां पर एक लड़की के साथ उसकी मुलाकात होती है। वो बताता है कि मैं यहाँ पर कस्टम ऑर्डर देना चाहूंगा जो कि स्टील का है, मुझे कम से कम 100 टन यहाँ पर चाहिए और शायद उससे भी ज्यादा चाहिए। वो लड़की बताती है सर यहाँ हमारे जो PIP लॉन्च है उसमें हमारे साथ चलिए और मैं आपको जो हमारा सेल्स मैनेजर है उससे मुलाकात करा देती हूँ। जिसके बाद वो VIP रूम में पहुंच जाते हैं, जिसके साथ उसकी मुलाकात एक और पर्सन से हो जाती है। वो बताते हैं सर आप यहाँ पर किस काइंड ऑफ स्टील को परचेज करना चाहते हैं और आपका जो ऑर्डर वो कितना बड़ा होने वाला है। MC बताता है हमें स्टील पिलर की जरूरत है जो 2 मीटर इन डायमीटर होना चाहिए और 5 मीटर टॉल भी होना चाहिए। साथ ही में कुछ स्टील ब्लॉक की भी जरूरत है जिनका वेट यहाँ पर 1, 5, 10 और 20 टन हर एक का होना चाहिए। जो मैनेजर सेल्स मैनेजर होता है वो बताने लगता है सर आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टोटल वेट है वो यहाँ पर कम से कम 200 टन से उसके ऊपर होने वाला है।
जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होने वाली है जो 70 मतलब कि 7 लाख होने वाली है। जो फाइनल प्राइस है वो आपको डिस्काउंट के बाद बता दिया जाएगा। एमसी कहता है ये मेरे लिए फाइन है, चलो हम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे साइन कर लेते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं एक डॉक के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कंटेनर होता है जो कि काफी ज्यादा बड़े एरिया में कवर्ड हुआ होता है। जो यहाँ पर 4i होता है वो कहने लगता है बॉस जो पूरा एरिया है आपका वेयर हाउस होने वाला है। एमसी बताने लगता है जियांग जो कि 4i था, तुम वापस जा सकते हो और इस चीज को मैं अकेले यहाँ पर देख लूंगा। और जो क्लोन था उसका यहाँ पर काफी ज्यादा एवोल्यूशन पॉइंट को यहाँ पर खाने के बाद गेन करते ही जा रहा था। वो सोचने लगता है मिंग रेल, ट्रांसफॉर्मेशन रेल और यहाँ पर बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेल। मैं तो अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन रेल में उस पर पहुंचा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे आप अपनी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा लंबे समय तक बढ़ाना होगा। और एक बार जो ट्रेनिंग मतलब जो स्टील पिलर है वो यहाँ पर आ जाएंगे और मैं उन्हें एडजस्ट कर लेता हूँ, तो ये जो वेयर हाउस है वो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड होने वाला है। और जो वो सोचने लगता है मैक्सिमम एवोल्यूशन पॉइंट है, वो सोचता है काश मेरे पास यहाँ पर एक और जो क्लोन होता। और जो उसका जायंट लिजार्ड की प्रोग्रेस है उसके कंपैरिजन में उसकी जो बॉडी की प्रोग्रेस है वो अभी भी काफी ज्यादा स्लो है। जिसके बाद हमें यहाँ पर उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी ने रात के समय लोगों को मार दिया था। बहुत सारी पुलिस यहाँ पर आई हुई होती है। उन्हें पता चलता है जो सभी लोग थे वो अपने यहाँ पर इक्विपमेंट को पहने हुए थे और साथ ही में आर्म भी थे, लेकिन जो बंदा था उसने 3 मिनट के अंदर सभी लोगों को एक ही बार में मार दिया। हर एक जो बंदा है ऑन द स्पॉट एक ही पंच में मारा गया है और सभी लोगों को एक ही पर्सन के द्वारा मारा गया है। जो कैप्टन होता है वो बताने लगता है इस पर्सन की जो स्ट्रेंथ और स्पिरिट है वो काफी ज्यादा इंसान है, जो कि मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर सरप्राइज कर देती है। तभी यहाँ पर कैप्टन को फोन आ जाता है, वो बताता है कि हमें सी के अंदर भी काफी ज्यादा बॉडीज मिली हैं। फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें तियानलैंड मरीन कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर एमसी काफी ज्यादा आराम कर रहा था और उसकी सेक्रेटरी उसे सभी चीजें के बारे में बता रही थी। लेकिन एमसी यहाँ पर उसकी बातों पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता। सेक्रेटरी सोचने लगते हैं मुझे पता है भले ही तुम रिच सीक्रेट क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी जो कंपनी है वो इस तरीके से बैंकरप्ट हो जाएगी। और तुम्हारा कहने का मतलब है हमें मछली को यहाँ पर बाइट फंसने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन अगर हम हमारी कंपनी को एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो आखिरकार कौन हमें यहाँ पर काम देने वाला है। लेकिन तभी जो सेक्रेटरी की मतलब की जो असिस्टेंट होती है वो आ जाती है और बताती है बॉस यहाँ पर तुमसे कोई मिलना चाहता है। वो कहता है कि मुझे उसे काम है आपसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ बिजनेस की बात को करने वाला है। जो सेक्रेटरी थी वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। संबन यहाँ पर खुद ही यहाँ पर मनी को डिलीवर करने के लिए आ गया है जैसा कि बॉस ने कहा था। तभी हम देखते हैं एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और वो कहने लगता है जो जियांग लोंगदा है वो कहाँ पर मौजूद है। एमसी उसे बताता है वो और उसके जो सारे मतलब की पर्सन है वो अब मेरे अंडर में काम करते हैं, अब मैं उनका बॉस हो चुका हूँ। जो सामने वाला पर्सन था वो बताता है ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, तुमने एक्चुअली में यहाँ पर जियांग लोदा को अपनी साइड में कर लिया है, लेकिन इससे पहले तुम मुझे इंट्रोड्यूस करने दो। मेरा नाम यहाँ पर भांग त्यान्यू है। और वो लोग बैठकर यहाँ पर काम की बातें करने लगते हैं। जो सेक्रेटरी होती है वो उनके लिए चाय कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। तो जो भांग था वो बताता है बड़ी मुझे यहाँ पर तुम्हारी जो सेंचुरीज ओल्ड संकन शिप है उसके जैसे ही मेरे पास भी एक शिप है जिसकी यहाँ पर जो बर्थ है वो कम से कम 10 ऑफ मिलियंस होनी चाहिए और मुझे उसकी जरूरत है। क्या तुम यहाँ पर इस काम को कर सकते हो और तुम इस बारे में क्या सोचते हो। एमसी बताने लगता है अगर हम एक बार जो गुड्स है उसे फाइंड कर लेते हैं तो आखिरकार हम जो यहाँ पर उससे किस तरीके से स्प्लिट करने वाले हैं। तो जो भांग था वो बताने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर जो मैप है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो इसीलिए ऑब्वियसली मैं 70% इसका जो हिस्सा है लेने वाला हूँ और जो 30% का हिस्सा है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से हम दोनों ही एक इंटरनल टीम बनकर भी काम कर सकते हैं। एमसी कहने लगता है तो इस तरीके से तुम्हें चले जाना चाहिए और इंटरनेशनल जो टीम है खुद ही फाइंड कर लेनी चाहिए। जो भांग था वो थोड़ा शांत हो जाता है, जिसके बाद वो कहने लगता है तो इस मैटर में तुम्हारी जो सजेशन है वो क्या है। तो एमसी बताता है हमें एटलीस्ट यहाँ पर 50-50 स्प्लिट करना चाहिए, अदरवाइज तुम भूल जाओ मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाला। तो जो भांग है वो सोचने लगता है कि यहाँ पर जो लॉ है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं अभी के टाइम पर और जो प्राइवेट काम है उसे करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। यही हमारी एक आखिरी आशा है, अगर हमने इसको यहाँ पर बात को नहीं माना तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। भांग कहने लगता है क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि तुम इस काम को यहाँ पर कर सकते हो। एमसी कहने लगता है जो जियांग लोदा है उसके जैसे पर्सन मेरे पास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है जो मेरे लिए काम करते हैं, और अगर जो बॉस बांग है उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो और अपनी आंखों से देखने लगते हो। तो इसके बाद जो बांग है वो मान जाता है, वो कहता है 50-50 करने के लिए तैयार है और मैं तुमसे काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उन दोनों की डील यहाँ पर पक्की हो जाती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर जो डिप्टी ऑफिसर होते हैं उसे देखते हैं जो कि सी के अंदर बॉडी मिली थी उन्हें एग्जामिन कर रहा था। वो कहने लगता है इन सभी के ऊपर जो क्लॉज मार्क है वो दिखाई दिए हैं, लेकिन आखिरकार जो किस तरीके का क्रिएचर है उसके जो इतने ज्यादा बड़े क्लॉ होते हैं, ये जो क्रिएचर है वो काफी ज्यादा एबनॉर्मल है। और आजकल जो न्यूज आ रही है वो भी काफी ज्यादा मुझे एबनॉर्मल लग रही है। आखिरकार इस दुनिया में जो क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं जो एमसी ने आयरन पिलर को ऑर्डर किया था वो आ जाते हैं। उसकी सेक्रेटरी पूछते हैं बॉस आखिरकार ये किस काम में आने वाले हैं। तो वो बताता है, वो उससे बोलने लगता है ये सी काल्मिंग पिलर है जो यहाँ पर हम इससे खपा देंगे, जिसके बाद जो स्टेबलाइज कर देगा पूरे पानी को और जो सी ड्रैगन्स किंग है उन्हें रोकने के लिए मदद करने वाला है। जो सेक्रेटरी थी वो कहने लगती है बॉस आपको इतने ज्यादा कैसे पता है। लेकिन इतने ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर आयरन को ऑर्डर करने के बाद हम देखते हैं एमसी का जो अकाउंट था वो लगभग आधे से ज्यादा खाली हो चुका था। वो कहने लगता है जो पैसे आते हैं उसी तरीके से उतने ज्यादा जल्दी वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वो एक बिग जी कॉम्प्लेक्स गार्डन में पहुंच जाता है जहाँ पर वो सेक्रेटरी को उतार देता है। सेक्रेटरी उस कहती है बॉस यहाँ पर मैंने जो तुम्हें ट्रबल दिया उसके लिए माफ कर देना, आप ऐसा क्यों नहीं करते मेरे साथ अपस्टर आकर कुछ चाय पानी तो कर सकते हैं। लेकिन जो एमसी था वो उसके लिए मना
कर देता है और चला जाता है। सेक्रेटरी सोचने लगती है आखिरकार तुम इतने ज्यादा बोल्ड कैसे हो सकते हो, क्या तुम इतनी सी बात को भी नहीं समझते। और जो सेक्रेटरी थे उसके तो इरादे आज कुछ और ही लग रहे थे। जिसके बाद हमारा एफसी सोचने लगता है जब मैंने आज रात जो डिनर किया था एक्सीडेंटली मैंने अपनी जो चॉपस्टिक है उसे तोड़ दिया था, इसका मतलब तो यही है जो मुझे अपनी पावर है उसे और भी ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है और इसकी जो की है वो ट्रेनिंग होती है। हम देखते हैं वो फिर से ट्रेनिंग करने के लिए उसी बीच पर आ जाता है। वो बताता है मुझे अपनी पावर के ऊपर, मुझे पूरी पावर को यूज करने के लिए अपनी पावर के ऊपर जो कंप्लीट मास्टर है उसे अचीव करना होगा। और अब जो उसकी ऑरा शील्ड होती है वो 300 मीटर तक कवर कर सकती है, जिसके अंदर वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही में वो अपने सेंसेस के साथ जो मूवमेंट होती है विंड और ग्रास की उसे भी यहाँ पर महसूस कर पा रहा था। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं उसके पास जो एवोल्यूशन पॉइंट होते हैं वो 210 प्लस हो जाते हैं और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट 20 प्लस हो जाते हैं और उसे एक और जो यहाँ पर रेड आईफेस म्यूटेटेड मिल जाती है जो कि उसे काफी ज्यादा पॉइंट दे देती है। साथ ही में जिस शिप को वो ढूंढ रहा था वो भी उसके काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है। तो वो फोन कर बांग से पूछता है कि मेरा जो क्रू है ऑलरेडी वहां पर आ चुका है, हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बांग बताता है कि कुकली यहाँ पर काम को चालू कर देना चाहिए और हम आज ही रात से ही उस काम को अंजाम देने वाले हैं। तो एमसी भी उसके लिए मान जाता है और वो हर वक्त यहाँ पर ट्रेन करते जा रहा था। उसे अपनी ऑरा और पावर को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग की काफी ज्यादा जरूरत थी। उसकी स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ती जा रही थी उसकी जो मार्शल आर्ट की पावर है उसके कारण भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मल्टीप्लाई होती जा रही थी। हम देखते हैं तभी रात हो जाती है और वो लोग सी में पहुंच जाते हैं। बांग बताता है कि हम लोग वहां पर आ चुके हैं लेकिन मुझे बाकी के जो लोग हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एमसी बताता है वो सभी लोग अंडर वाटर जा चुके हैं, तुम्हें बस जो लोकेशन है वो बताने की जरूरत है। तो बांग कहता है क्या रियली, यहाँ पर ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, 200 मीटर यहाँ पर शिप को छोड़ना वो भी इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से, 708 मीटर डीप में जाना ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन उतनी ज्यादा डीप में जाने के बाद हमारे एमसी की बॉडी को भी यहाँ पर थोड़ा प्रेशर महसूस करना पड़ रहा था। तभी वो एक प्लेस पर पहुंच जाता है लेकिन उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी वो बांग से कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैंने आसपास के जो 200 मीटर का रेडियस है उसे पूरा छान लिया है। बांग कहने लगता है कि तुमने इतनी ज्यादा जल्दी इतने ज्यादा फास्ट तरीके से इतने वास्ट एरिया को कंप्लीट कर लिया है, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। उसे शक होता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। तभी उनकी टीम का एक बंदा बताता है बॉस यहाँ पर एक काफी ज्यादा साल हो चुके हैं, जो लोकेशन है वो लाइकली अभी तक शिफ्ट हो चुकी होगी। वो बताता है कि तुम्हें यहाँ पर जो 2-3 किलोमीटर है ईस्ट की तरफ देखना चाहिए। ऐसे ही वो हमारे एमसी को बता देता है। तो एमसी भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है और अपने यहाँ पर सेंसेस के जरिए वो एक चीज को सर्च कर लेता है, जिसके बाद वो उस चीज को बाहर निकाल लेते हैं। हमें बताते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा जो पीसेस होते हैं ब्रोकन एंशिएंट ट्रेजर के, और कुछ चीज जो थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर सलामत थी, जिनकी जो वैल्यू थी कम से कम 30 मिलियन तो होनी चाहिए। और अगर हम इसे प्राइवेटली सेल भी करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो कम से कम 20 मिलियन तो हमें मिलने ही वाली है। वांग बताता है यहाँ पर कि यहाँ पर तुमने हमारी बातों को सुन लिया होगा, हमने जो काफी ज्यादा बड़ी यहाँ पर मनी को जैकपॉट किया है और तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। एमसी कहता है कि जो सारी चीज है वो तुम्हारे ही ऊपर है, मैं बस मनी को कलेक्ट करने के लिए आऊंगा। कुछ दिन बाद हम देखते हैं जो बांग था सारी चीजों को बेच देता है और इसके जरिए उसे 23 मिलियन को यहाँ पर फायदा हो जाता है, जिसमें यहाँ पर 11.5 मिलियन दोनों को मिलने वाले हैं और दोनों ही काफी ज्यादा किस होते हैं। बांग कहता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं तो तुम इस चीज को चेकआउट भी करा सकते हो, लेकिन एमसी कहता है नहीं मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। बांग एमसी सोचने लगता है जो पैसे की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ जो है अभी भी काफी ज्यादा वीक है, मुझे ट्रेन करने की जरूरत है, मुझे तब तक प्रैक्टिस करनी होगी जब तक कि जो स्नाइपर बुलेट्स और जो ग्रेनेड है वो मेरे ऊपर कोई भी अफेक्ट ना कर पाए, मेरे ऊपर कोई भी स्क्रैच ना लगा पाए।